नमस्कार, कमाई का अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन, आखिरी के 1.5 घंटे का इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने और इस समय भारतीय बाजारों की हाईलाइट है दिन के लोज से जो रिकवरी अंडरवे है। आपकी स्क्रीन पे इंट्राडे चार्ट्स प्लीज लेकर आइएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के। निफ्टी एक समय 190 पॉइंट 200 पॉइंट के दबाव वाला, इस समय में है 28 पॉइंट की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। हाँ, शुरुआत में एक रिकवरी आई थी, उसके बाद वो सेल ऑफ, फिर से रिकवरी की कोशिश में लगा हुआ है इस समय भारतीय बाजार। निफ्टी बैंक दिन के लोज 32,150 के सामने 32,600 के लेवल्स, 450 पॉइंट दिन के लोज से इस समय रिकवरी। तो इस समय की हाईलाइट है आफ्टरनून की लोज से जो रिकवरी भारतीय बाजार गार्नर करते हुए। व्यू आशीष, मैं एक चीज बताऊं, मैं एग्जैक्टली फैक्टर X2 जो देख रहा हूं और जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, वो है 16,100 की कॉल। देखिए, ये 2 बजे की अलग अप्रोच है। सुबह हमारी आशीष अप्रोच कंप्लीटली ये थी कि हायर लेवल्स पे 850 900 मिलेगा, सुभान अल्लाह, उस लेवल पर शॉर्ट करेंगे। आपको 690 710 मिलेगा, उस पर कवर कीजिएगा कल के लोज के अगेंस्ट। मेरे जहन में आशीष कुछ देर के लिए आप देखें, देखिए इट्स अ बिट स्पेकुलेटिव बट यस, स्ट्राइक कर रहा है ये ऑप्शन। प्लीज निफ्टी और निफ्टी बैंक लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। और आशीष, रिकवरी है और पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखें पुट राइटर्स के पास थोड़ा सा कन्वर्शन लौटा है। आशीष, आप रूपरेखा रखिए प्रोग्राम की, लेकिन मैं सिर्फ एक दर्शकों को मात्र एक संकेत दे रहा था कि ये पुल बैक थोड़ा सा अपने पीछे कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स अच्छा कैरी कर रहा है, तो इसीलिए इस स्ट्राइक पर नजर रखिए। आशीष, डिटेल कमेंट्री ये वीरू के पास जाएंगे और कमाई के अड्डा में हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल राय के लिए होंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट मयूरेश जोशी साहब। मुंबई से टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराएंगे राजेश पालविया, श्रीकांत चौहान, प्रकाश गाबा, लखनऊ से मानस जायसवाल, पुणे से आशीष बहेती, भोपाल से रचना वैद्य, दिल्ली से असद बरनपति, ये सब जुड़ते हुए नजर आएंगे। मार्केट्स पे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए प्रभुदास लीलाधर की अमीशा वोरा आज हमारे साथ जुड़ेंगी। तो करीब 2:15 2:20 के आसपास अमीशा जी के पास जाएंगे और उनसे समझेंगे वो लोग प्रभुदास लीलाधर में कैसे मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं। जॉइंट एमडी हैं, डिटेल में उनसे मार्केट्स की होनी है चर्चा। साथ ही साथ वंडरला हॉलीडेज का मैनेजमेंट आज जुड़ता हुआ नजर आएगा। भाई विमेंस डे स्पेशल है, अमीशा जी जुड़ रही हैं। वंडरला इसीलिए जोड़ने वाले हैं उसमें अरुण के चितिलापल्ली साहब, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑफर्स दिए हैं वंडरला के अपने पार्क्स में विमेंस डे के। क्या ऑफर? वैसे ऑफर तो एक बहाना हुआ, वो फुटफॉल कैसी, डिमांड ट्रैक्शन कैसा पिकअप हो रहा है, इस पर होगी वंडरला हॉलीडेज के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत। साथ साथ आज रडार पे रखिएगा मेटल स्पेस। कल हमने डिटेल में चर्चा करी थी आईटी सेक्टर की, जब एक आईटी सेक्टर के एक्सिस सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट हमारे साथ थे। आज आईडीबीआई कैपिटल के मेटल एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ, भानुशाली साहब, भवेश चौहान। तो चौहान साहब से समझा जाएगा कैसे वो मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे मेटल्स में अभी भी कितना और मोमेंटम बचा है और उनकी तरफ से बेहतर पिक्स क्या है। डीलिंग रूम का चेक होगा यतिन के साथ और बाकी के एक्सपर्ट से मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पहले जब वीरू ने मदार की बात छेड़ी दी है, 16,100 की कॉल की बात छेड़ दी है, तो कुछ सुबुगाहट है, यानी कि फर्दर लेग्स हैं सब मूव के। और निफ्टी बात करते करते हरे निशान पे लौटता हुआ 190 पॉइंट की कह लीजिए दिन के लोज से एक बढ़िया रिकवरी, हरे निशान पे बाजार इस समय। सेंसेक्स में बढ़िया अपटिक आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। अच्छा है, क्विकली मार्क कर देता हूं वो स्टॉक्स जो इस समय बाजार की रिकवरी में मदद कर रहे हैं। तो ऑटो स्टॉक्स पिटे हुए हैं, लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश करते हुए। टाटा मोटर्स का इंट्राडे चार्ट दिखाइए, मारुति का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। फाइनेंशियल्स मदद कर रहे हैं, बैंक्स नहीं, फाइनेंशियल्स। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी लिमिटेड, इनके इंट्राडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। ये वो पॉकेट है ऑटोस और फाइनेंशियल्स की जो लो लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रही है। हेवी रेट्स में कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स को डालता हूं। आईसीआईसीआई बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा, एक्सिस बैंक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। पेन में है लेकिन पेन रिड्यूस होता हुआ आपको नजर आएगा। वो सारे इंट्राडे चार्ट्स देखिए आपकी स्क्रीन पे। आईसीआईसीआई बैंक तो अब इनफैक्ट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, एक्सिस अभी भी दबाव में लेकिन बढ़िया लोस से रिकवरी। तो फाइनेंशियल्स
ऑटोज, ये दो पॉकेट थी सबसे ज्यादा वीकनेस के साथ जब शुरुआत हुई थी कामकाज की, इन्हीं पॉकेट सबसे ज्यादा वीकनेस थी और रिकवरी में भी यही पॉकेट इस समय लीड करती हुई। ऐसे में क्विकली वीडियो से समझा जाए कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे, उसके बाद ये बढ़िया जो अपमूव्स आ रहे हैं एक्सपर्ट कैसे बुलाना चाहेंगे उनसे बातचीत करूंगा। वीरू, सुबह से अब तक निफ्टी की तस्वीर क्या बदली और क्यों आपका कन्विक्शन 16,100 की कॉल की तरफ बढ़ रहा है? जी आशीष, एक बार 16,100 की कॉल का प्रीमियम देखिए। अभी हमने 83 पे स्ट्राइक करी, अब आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 96 अभी 100 का हाई लगा के आ गई। तो स्क्रीन पे भी आप देखें करीब 17-18 रुपए का स्विंग मिल चुका है। आशीष देखिए, सुबह से मेरी अप्रोच थी कि मैं कंप्लीटली सेल करूंगा और सुबह मॉर्निंग के अगर आप देखें लेवल्स को 850, 890, 900 मिलेगा तो डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। और मेरा आज आपको याद होगा सुबह की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि नीचे के पिवट पॉइंट्स पे अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, एंड स्पेशली कल का लो वॉलेट हुआ 684, 710 मैंने एक जोन कहा था 706, 644 जहां पे अपनी शॉर्ट्स कवर कीजिएगा। आशीष हाँ, कुछ इंडिकेटर्स ओवर सोल्ड ट्रैजेक्टरी में थे, लेकिन पिछले 10 मिनटों से 20 मिनटों से फीलिंग आ रही थी कि शॉर्ट कवरिंग अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स है। अब मेरी स्क्रीन पर आप देखें हीरो मोटोकॉर्प एट डे हाई, एलकेम एट डे हाई, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एट डे हाई, बैंकिंग एट डे हाई और आईटी सुबह से काफी स्ट्रॉन्ग था ही। तो मल्टीपल टाइम्स इस जोन को रिविजिट करने के बाद मेरे को एक फीलिंग आ रही थी कि शायद हम एक लेटर हाफ में पुल बैक की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में आशीष मेरे को देखिए 35,080 अगर आप देखें आपका बैंक निफ्टी हो गया। प्लीज निफ्टी लेके आइएगा। मैं ऑप्शन स्टैक्स आशीष अब बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं करूंगा उसके, वो मिड सेशन की कमेंट्स थे। मैं इस वक्त जो पुल बैक की थ्योरी है ना उस पर स्टॉक फ्यूचर्स के जरिए फोकस कर रहा था। तो मैं अब बैंक निफ्टी को नहीं छूंगा आशीष अपने कमेंट्री में, जस्ट वो चुपचाप अगर आप देखें वो 84 की कॉल 81 रुपीज में जो मिली थी 16,100 की कॉल, जस्ट उसको इस एज ए ट्रेडर पुल बैक में खेलने की कोशिश करूंगा। अभी मैं निफ्टी बैंक में भी आशीष बात नहीं करूंगा, जस्ट एक उस इंस्ट्रूमेंट पर फोकस करूंगा फॉर द टाइमिंग आशीष। ओके, तो ठीक है, 16,100 की कॉल, बढ़िया कमेंट्री आती हुई और बढ़िया मूव्स भारतीय बाजारों में इस समय बनते हुए। ठीक है, मिड कैप ब्रॉडर मार्केट्स वैसे भी आज सुबह से रेजिलिएंट थे, आउट परफॉर्मेंस था, मार्केट ब्रेथ ध्यान रखिएगा अभी भी पॉजिटिव है। ऐसे में फ्लोर खोल दी जाए, डिटेल में सारे एक्सपर्ट से बातचीत करने की शुरुआत करी जाए। एक काम करते हैं, सबके पहले शुरुआती ट्रेड्स लेंगे। असित आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मानस है, पालविया साहब है, सबसे बातचीत होगी। असित शुरुआत आपकी, पहला ट्रेड कौन सा इस रिकवरी को प्ले कर रहे हो आप लोग? ना असित तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। असित आवाज आ रही है आपको? जब कनेक्ट हो जाएंगे असित को जोड़िएगा। पालिया साहब से जानना चाहता हूं फिर। पालिया साहब, ये इंट्राडे से रिकवरी जो आ रही है, कन्विक्शन थोड़ा बढ़ रहा है क्या स्क्रीन को देख के? आप भी निफ्टी बैंक पे लॉन्ग जाने का मन बना रहे हो क्या, और आपका शुरुआती ट्रेड कौन सा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बिल्कुल देखिए, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इंट्राडे बेसिस पे मिल रही है, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क तो कैरी करना काफी डिफिकल्ट है। तो इंट्राडे पे बिल्कुल दोनों साइड के स्विंग हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और निफ्टी पे बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग साइड का अभी ट्रेड हमने इनिशिएट भी किया हमारे क्लाइंट्स के लिए, और 15,830, 15,890 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए हमने वो बाय कॉल निफ्टी फ्यूचर पे अभी इनिशिएट किया कुछ समय पहले। तो हमें लगता है कि देखिए रिकवरी जो मिली है निफ्टी में वो यहाँ से एक्सटेंड होना चाहिए, और ऑलमोस्ट हमें लगता है 15,950 तक ये अपमूव जो आया है आते हुए दिखना चाहिए, कंटिन्यू होते हुए दिखना चाहिए। और जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेंड बना है, जो सेक्टर आज मॉर्निंग से अच्छा कर रहे थे उसमें और एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है तेजी। तो आईटी एक लीडरशिप पोजीशन में दिख रहा है, हमें लगता है कि ये इंडेक्स को अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो बात करें, जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो फार्मा स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और उसमें हमें सन फार्मा का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक एक रेंज के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से फार्मा स्पेस में आज स्पेशली बाइंग इंटरेस्ट बना आईटी के बाद देखें तो फार्मा एक सेक्टर है जहां पे एक अच्छा बाइंग का रुझान है। तो सन फार्मा फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। 847 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 865 से लेकर 870 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 835 का। सन फार्मा फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। बढ़िया मूव आ रहा है सन फार्मास्यूटिकल्स में इस समय। वाकई रेजिलियंस था आईटी में, सिलेक्टिव रेजिलियंस था फार्मास्यूटिकल में, और आईटी तो खैर सुबह से अच्छा मूव दिखा रहा था, और अब फार्मास्यूटिकल के स्टॉक, सन फार्मा का इंटरडे चार्ट दिखाई जो पालवे साहब ने पकड़ा है,
क्या बढ़िया मूव दिन के हाईस पे सन फार्मा, और इस पे आप खरीदारी करके चलें इसके फ्यूचर्स में। अच्छा, बाजार में जो रिकवरी का रीजन है, जरा एक बार यूएस का फ्यूचर्स दिखाइएगा। सुबह हल्के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, इस समय अक्रॉस द बोर्ड फ्यूचर्स में 1/4 से 1/3% की मजबूती है। तो ये वही यूएस मार्केट है जो कल 2.5% से 3.5% का दबाव दिखा रहा था। कल डाउ इंट्राडे में हर स्टिक के साथ दबाव दिन के लोस पे जाके बंद हुआ था, और फ्यूचर्स उसके बाद इंडिकेट कर रहे थे फर्दर वीकनेस। इस समय तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। अब तो खैर नैस्डैक भी पॉजिटिव ही आ गया, अब एकदम सही तस्वीर, मजबूती के साथ यूएस फ्यूचर्स में कामकाज होता हुआ आपको इस समय स्क्रीन पे नजर आएगा। यूरोप में जो कामकाज की शुरुआत हुई है वो ठीक है, कहने के लिए वो यूक्रेन क्राइसिस, वो संकट, वो फियर्स अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी अक्रॉस बेंचमार्क जर्मनी के बाजार 1% मजबूत, फ्रांस का बाजार 2.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ये दोनों मार्केट्स वो है जो रशिया से सबसे ज्यादा वो ट्रेड जो रोकने की कोशिश, सैंक्शन लगाने की कोशिश है, हाईली इंपैक्टेड है। तो जब वो पॉकेट्स अच्छा और परफॉर्मेंस दिखा रही है तो बट ऑब्वियस था कि फेरिफेरल जो सेंटिमेंट जो डैम्पन हुआ था जिन पॉकेट्स का, वो भी उभरते हुए, इसीलिए शायद भारतीय बाजार दिन के लो से बढ़िया रिकवरी दिखाते हुए, इसीलिए 16,100 के कॉल की बातचीत, इसीलिए पालिया साहब भी कह रहे हैं कि वो लोग भी निफ्टी पे थोड़ा सा तेजी का मन बना रहे हैं। आसित, आप कैसे इस रिकवरी को प्ले कर रहे हो? आई एम होपिंग आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही होगी। कैसे रिकवरी को प्ले कर रहे हो और आपका टॉप ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाँ, अभी आवाज आ रही है, पहले आ नहीं रहा था, सुना। आई थिंक रिकवरी इज गुड, बट आई स्टिल नॉट बी काइंड ऑफ कैरी इन द लॉन्ग्स फॉर टुमारो, सो दैट इज आई विल बी लुकिंग एट इट। बट जिस हिसाब से आईटी में मूवमेंट आ रहा है, दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग। सो मैं इन्फोसिस में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 17 around 88 for a target of around 1820. I think कल हमने माइंट्री के बारे में बात की थी। आई थिंक जिस हिसाब से आईटी में ट्रैक्शन दिख रहा है वो काफी रिलायबल लग रहा है rather than बैंक निफ्टी। मैं आईटी में ही फोकस करूंगा, सो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, these are looking good along with माइंट्री। But as of now, Infosys you can go long with a stop loss of around 1788 for a target of 1820. ओके, इन्फोसिस याद रखिएगा, आज से सुबह से अगर आप देखें मल्टीपल कॉल्स इस स्टॉक पे आ चुकी हैं, और अभी अगर आप देखें 1820 की टारगेट के लिए करीब 1788 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहां पर लॉन्ग बनानी है। यहां पर एक अच्छा स्विंग मिलने की आपको संभावना है। प्रकाश गावा सर नमस्कार, आपका इस वक्त कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा? मुझे एचसीएल टेक अच्छा लगता है, मुझे लगता है 1200 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1170 एचसीएल टेक। आज का अगर आप देखें दूसरा कन्विक्शन ट्रेड है 1177 पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये आपको बाय करना है। और आईटी में आप देखें, याद रखिएगा ये अपना मिड सेशन का एंड स्पेशली अराउंड 1230 टू 130 के बीच का जो हाई है टुडे, उसको पार करता है। दैट्स डूइंग वेल। देखिए, मैंने आपको इंडेक्स में सिर्फ एक चीज कही थी कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, वो निफ्टी की कॉल पकड़ूंगा। जरा देखिए ये एग्जैक्टली अगर आप देखें वो कॉल क्या कर रही है। देखिए बैंक निफ्टी जो है ना अब अपने टसल जोन को क्रॉस करता हुआ, निफ्टी नाउ डे हाई, अब ये कॉल हो गई 104 रुपए, यानी 84 रुपए की कॉल आपकी स्क्रीन पे 105 की इंट्राडे में हो गई है। स्विंग आपको अच्छा खासा मिल गया है। बट जरा प्लीज निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। एक बात याद रखिएगा एज ए ट्रेडर कि अगर हम ये जो क्लस्टर है स्पॉट लेके आइएगा, फिर अगर 910 920 क्लस्टर के ऊपर थोड़ा टिक गया तो अच्छी बात है, लेकिन कल का इंट्राडे हाई है 951 का। तो अगर हम 910 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं कुछ देर के लिए, तो हम 951 जरूर अटेम्प्ट करेंगे और बैंक निफ्टी अपनी रिकवरी को और स्ट्रॉन्ग करता हुआ। दैट्स गुड। अच्छा, अगर आप देखें स्विंग मिल रहा है इंट्राडे बेसिस पर। और एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानस से। मानस नमस्कार, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या है? देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो फार्मा क्षेत्र से है। राजेश जी ने अभी सन फार्मा की बात की, और दूसरा जो फार्मा क्षेत्र का स्टॉक है वो है ऑरो फार्मा। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है करीब 590 के आसपास, फिर पुल बैक देखने को मिला, और जो स्टॉक में एक रेजिस्टेंस 614 के आसपास था उसको ब्रीच किया है। तो मुझे समझ कि यहाँ पर ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 645 के स्तर तक। तो ऑरो फार्मा में खरीदारी करिए, 645 के टारगेट सेट करिए और 614 का स्टॉप लॉस रखिए। भाई आईटी
और फार्मा दोनों के इंडेक्सेस भी स्क्रीन पे प्लीज दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। फार्मा अब इस समय की हाईलाइट है, जिस तरह का वो इंडेक्स मूव करता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। डायरेक्टर क्विकली स्क्रीन मूव करिए। फार्मास्यूटिकल में देखिए किस तरह का उछाल, किस तरह का मोमेंटम पिकअप हो रहा है। इस समय 2% वो बेंचमार्क मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, आईटी 3.25% का उछाल। इंडेक्स ये देखिए क्या मूव आ रहा है, इस समय की हाईलाइट बन रहा है फार्मा। आईटी तो सुबह से लाइमलाइट हॉक कर रहा था, दिन के हाईस पर है। भैती साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। भैती साहब ने मेरे ख्याल से लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक दिया था जब सुबह 10 बजे कमाई 10 के दमदार ट्रेड्स में जुड़े थे। डॉक्टर साहब जरा एलटीआई दिखाइएगा, वो भी दिन के हाईस की तरफ मूव करता हुआ, ऑलमोस्ट 3.25% का उछाल। तो बढ़िया ट्रेड दिया था वो सुबह। आईटी में तो खैर अच्छा मोमेंटम आ ही गया है। भैती साहब, आईटी फार्मा आपके रडार पे या कुछ और है? जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून गुरुजन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी आईटी ही है, और जिस हिसाब से सुबह एलटीआई दिया उसके बाद भी इंट्राडे लेवल पर हमने देखा एलटीआई में और स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। उसके साथ साथ ही एलटीटीएस भी काफी अच्छा लग रहा है। स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का ओआई बिल्डअप है, और जिस हिसाब से आज उसने ऑलमोस्ट अपने फरवरी तक के सारे हाईज को कट किया है, और जो एक ब्रेकआउट लग रहा है एलटीटीएस में वो काफी इंप्रेसिव है। मुझे लगता है कि 5000 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 4700 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और एलटीटीएस में एक बाइंग की सलाह है। आए के बाद एलटीटीएस, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक सुबह का कॉल था, और लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज इस समय का बाय कॉल बनता हुआ। आज सुबह माइंड ट्री पे भी बाय कॉल आया था, मेरे ख्याल से कविता ने ट्रेड जनरेट करा था। तो सारे के सारे एलएनटी के आर्म्स बढ़िया करते हुए, सारे के सारे देखिए माइंड ट्री दिन सुबह की बाय कॉल दिन के हाईस पर। तो एलएनटी का स्टॉक दिखाइएगा। मेरे ख्याल से एक एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स है जो दबाव में रहता है, बाकी ये आईटी स्टॉक्स बहुत सॉलिड बाउंस बैक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एलएनटी में इंप्रूवमेंट दिन के लोज से देखिए गजब का हैवी वेट है और बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ। इसके सारे वो आईटी आर्म्स बहुत बढ़िया आज के मार्केट में प्रदर्शन करते हुए। कॉल्स क्या है? फार्मास्यूटिकल में दाव लगा रहे हैं तो पालिया साहब कह रहे हैं सन फार्मा, और मानस कह रहे हैं ऑरबिंदो फार्मा। इन दोनों में आप चाहें तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छी बाइंग इस समय पिकअप होती हुई। दूसरे एंड पे अगर आईटी पे दाव लगाना है, क्योंकि ये दूसरी पॉकेट है जो बहुत स्ट्रेंथ, और इसी ने बाजार को खैर सुबह से संभालने की कोशिश करी थी। फार्मा तो अब लाइमलाइट हॉक कर रहा है। इंफोसिस, एचसीएल टेक, एलटीटीएस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये 3 प्रेफर्ड पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स के समय। सारे कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए आप प्लीज स्टॉप लॉस जरूर नोट डाउन करिएगा। अच्छा, जो स्टॉक्स इस समय मूव कर रहे हैं उसमें सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, इंट्राडे चार्ज है डायरेक्टर साहब, और दिवीज लैब, ये सारे के स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स बढ़िया मूव कर रहे हैं। एक एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर लोअर लेवल से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और टाटा कंज्यूमर में बढ़िया रिकवरी। टाटा कंज्यूमर तो अब 3.5% के उछाल के साथ कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा मूव टाटा कंज्यूमर इस समय देता होता है। एफएमसीजी लेगार्ड था, आज टाटा कंज्यूमर मेगा निफ्टी का टॉप गेनर के तौर पे क्या मूव आ रहा है स्टॉक में, इस पे क्विकली व्यू ले लिया जाए। पालवे साहब जरा टाटा कंज्यूमर देखिए, सॉलिड मूव देने की शुरुआत कर रहा है, 4.25% का उछाल। परफॉर्मेंस हमने पिछले दिनों में देखा इस सेगमेंट में, लेकिन आज जिस तरीके से मूव बना है टाटा कंज्यूमर में, अभी देखें तो कल के हाई को भी अब क्रॉस करके सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके की पुलबैक ट्रेड यहाँ पे बनी है, हमें लगता है ये सस्टेन होते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे 705 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। लॉन्ग साइड का स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 676 के आसपास, और 705 के अपसाइड के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर बाय किया जा सकता है। जो अगर आप देखें आपका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त डी हाई पे फ्लो करता हुआ, याद रखिएगा फार्मा और एफएमसीजी इस वक्त अपनी तरफ मोमेंटम को खींचते हुए। मानस, आपकी कन्विक्शन कॉल क्या होगी इस वक्त की? और आई थिंक मेरे इस वक्त डेरिवेटिव्स के स्टेट्स पे दिक्कत है, मैं स्पॉट के जरिए अगर आप देखिए जो भी कमेंट करूंगा। आपका कॉल क्या है इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक? मानस देखिए, मैंने ऑरो फार्मा ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन अगर हम दूसरा स्टॉक देखें तो टाटा कंज्यूमर में जरूर एक लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट 674 के ऊपर हुआ है, तो अभी भी करंट लेवल से भी आपको शायद 15 से 20 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। जो टेक्निकल टारगेट है वो 702 के आते हैं। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है 674 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मानस का कॉल आ चुका था ऑरबिंदो फार्मा का, खैर वो बिल्कुल सही है थोड़ा सा। अच्छा, इस बीच
प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमीषा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और ऐसे दिन जब हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको भी हमारी पूरी टीम की तरफ से आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और अमीषा मैम, थैंक यू सो मच। हमेशा से सीबीसी आवाज की मदद करती रही हैं ऐसे जंक्चर्स पे जब बाजार में हमें गाइडेंस की जरूरत होती थी। अमीषा मैम आज उसी मोड़ पे फिर आके खड़े हुए हैं। ये यूक्रेन क्राइसिस हो या इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हो, सेंट्रल बैंक के एक्शंस हो, सब मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पहले तो ये समझाएं प्रभुदास, इस समय बाजार को कैसे ट्रेड करना है। मेरा जब सवाल ये कैसे अप्रोच करें मार्केट्स को, तो आमतौर पर दो चीजें होती हैं। या तो जो रखा है क्योंकि बहुत ब्लीड कर रहा है पोर्टफोलियो, तो उसमें क्या एवरेजिंग करना शुरू करी जाए या फिर एग्जिट करा जाए इस तरह की पिटाई के बाद। दूसरा विकल्प होता है कि भाई अगर कुछ लकीली कैश बचा है मेरे पास तो डिप्लॉय कर दूं। पर ये डिप्लॉय करने का समय है या नहीं, क्योंकि हर दिन से ज्यादा भारी दूसरा दिन पड़ जाता है मेरे सामने। ये जो लेवल पर हम खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां से अगर इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो अब यहां से कम करना चाहिए। अगर पहले जब मेरा कभी कभी भी डिस्कशन हुआ है मार्केट्स के बारे में, तो ये बहुत क्लियर था कि मार्केट ये साल रेंज बाउंड रहेगा, लास्ट ईयर जैसा मोमेंट नहीं देगा। बट ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से थोड़ा अग्रेसिव करेक्शन आया है, और मुझे लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो शायद within a week और whenever अगर it comes to an end, फिर भी इसके लास्टिंग इंपैक्ट रहेंगे। और इसलिए ये साल के जो भी अर्निंग्स एस्टिमेट है, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स मेटल्स एंड ऑयल, मुझे लगता है वो सब पे इंपैक्ट आएगा। तो ये जो इवेंट जो भी हो गया है, उसमें ये इवेंट के सेटल होने पर एक बाउंस जरूर आएगा, बट फॉर वापस बैक टू मोमेंटम जाने के लिए मार्केट्स टाइम लगाएंगे। और जो पहले शायद मैं रेंज बोल रही थी 16,400 से 18,500, इफ यू आस्क मी नाउ इट कुड बी 15,200 टू 18,000 इज द और 17,500, वो टाइप की रेंज में ये बाजार टाइम निकालेगा। और जो करने की जरूरत है वो इक्विटी पोर्टफोलियोज में थोड़े रिशफल की जरूरत है। कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लेशनरी स्टॉक्स की थोड़ी पोजीशनिंग बनानी पड़ेगी, और उसमें मुझे लगता है कि सम ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स से लाइक डिमांड, इट्स एनी विच हैव फैंटास्टिक चेन, बट वही चीज वो थोड़ी महंगी बेचेगा क्योंकि हर चीज महंगी हो रही है, पर उनको कोई मार्जिन प्रेशर वो बेचने से नहीं आता है। जबकि एक कार वाले को या जो एल्यूमिनियम यूज करता है या तो सीमेंट वाले कोल यूज करते हैं, वो सभी को मार्जिन प्रेशर आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा छानबीन करके, जैसे आईटी है कि इतना इन्फ्लेशन अगर ऑयल से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो रुपये पे प्रेशर रहेगा, तो आईटी पे कहीं ना कहीं ऐसे भी मोमेंटम ग्रोथ की अच्छी है, तो वापस पोर्टफोलियो में उसको अच्छी पोजीशन देनी चाहिए। तो मुझे लगता है उस हिसाब से थोड़ा टेक्टिकल मूव पोर्टफोलियो में जरूर कर सकते हैं, पर अभी ये लेवल पर पोर्टफोलियो जीरो करने जैसा तो मुझे नहीं लग रहा। यहां पर ग्रेजुअली अभी भी 3 किश्त में पैसा डालने का डाल सकते हैं, पूरा एक साथ अभी भी नहीं डाल सकते। ओके, वैसे एग्जैक्टली जो आशीष ने प्रश्न पूछा था शुरू में, और आप वो प्रश्न का अगर आप देखिए महत्वपूर्ण अंश था अपने आप को एवरेज आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर आपने उसके एवज में ये भी कहा कि सर्टेन स्टॉक से दूर रहना चाहिए सेक्टर से, और एक एंटी इन्फ्लेशनरी अगर आप देखें पोर्टफोलियो या फिर बाइंग को आपने ज्यादा सपोर्ट किया। एक एक करके सेक्टर्स की बात करते हैं मैम, वही जो इस दौर में सबसे ज्यादा पेनफुल एटमॉस्फेयर से गुजर रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑटो फर्स्ट। ऑटो के ज्यादातर अगर आप देखें ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं इस पर प्रॉफिट्स में नहीं है ना। स्लो डिमांड, स्लो रियल डिमांड, हाई क्रूड प्राइसेस, हाई रिटेल क्रूड प्राइसेस, कच्चे ये पेट्रोल के दाम काफी ऊपर होना, और साथ ही साथ मेटल के प्राइसेस। तो क्या एक रीजनेबल पॉइंट नहीं बनता आपका इस वक्त ऑटो में बॉटम फिशिंग करने का? ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे आप? अगर ऑटो में मुझे बॉटम फिशिंग करना है तो मैं अभी भी स्टॉक्स लाइक अशोक लेलैंड को डेफिनेटली देखूंगी। मुझे लगता है कि अगर कोई मीडियम टर्म व्यू 3 साल का व्यू ले तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पर आ चुका है।
क्योंकि इंडिया में जो PLI स्कीम आई है, मुझे लगता है वो इम्प्लीमेंटेशन चालू ही रहेगा. वॉट एवर मैक्रो लिटिल बिट चेंजेस आर हैपनिंग, और वो इम्प्लीमेंटेशन के होते हुए, अच्छी बारिश और क्रॉप के होते हुए, गुड्स मूवमेंट विल कंटिन्यू टू बी वेरी गुड. और हम ऑलमोस्ट 7 साल के कमर्शियल व्हीकल्स के पेन और स्टेग्नेशन में से बाहर आ रहे हैं. उनका CNG पोर्टफोलियो आ रहा है, तो अशोक लेलैंड विल बी अ गुड वे टू प्ले. बट टू व्हीलर जैसे इंडस्ट्री में इसके पहले भी थोड़ी कॉशियस थी कि इसकी वजह से क्या मार्केट शेयर चेंज होंगे वो बताना डिफिकल्ट है. उसमें मैं इतने हाई वैल्यूएशन पे हाईली पेनिट्रेटेड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करूंगी. वैसे 4 व्हीलर में थोड़ा मार्केट शेयर शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे इतना जल्दी नहीं है, जबकि कंज्यूमर की दोनों प्राइस बढ़ रही है, प्रोडक्ट प्राइस एंड रनिंग प्राइस. तो मैं हरी में नहीं हूं उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए. तो बाकी सबसे दूर रह के अगर बॉटम फिशिंग करना है तो मैं अशोक लेलैंड पे फोकस करूंगी. बढ़िया. तो अगर ऑटोज में कुछ भी इस गिरावट में खरीदारी करने का मन है तो वो अशोक लेलैंड है, जिसको लेकर मैम फेयरली कॉन्फिडेंट है अने वाले 2-3 सालों के लिए अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है. 95 ऑड लेवल्स पे मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड इस समय कामकाज कर रहा है, तो रखिए इसको रडार पे. अरे सेक्टर की बात छेड़ दी, मैं आऊंगा सेक्टर्स पे आपके व्यूज लेने मैम, लेकिन आप बहुत क्लोजली प्रभुदास लीलाधर में इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करती थी. आई एम श्योर इंस्टीट्यूशनल फ्लोज बहुत क्लोजली ट्रैक करते होगे. गोरे इतना माल क्यों ले जा रहे हैं? 2 दिन से तो $1 बिलियन रोज उठा ले जाते हैं मैम. देखिए, अभी मेरे ख्याल से 2-3 फैक्टर हो सकते हैं. एक ऑफ कोर्स कि रशिया को भी MSCI से अगर निकाला है तो वो उसका रीएलोकेशन हो जाएगा पैसे का, तो वो थोड़ा रीएलोकेशन ऑफ मनी हो सकता है, एंड दैट कुड बी डेफिनेटली अ गुड फैक्टर. एंड मेरा सेकंड ये मानना है कि एज सच हम तो ऑयल कंज्यूमिंग, ऑयल इंपोर्ट इन्फ्लेशनरी कंट्री है, तो ये जो ओवर सेलिंग लास्ट 1-2 महीने में हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख करोड़ का सेलिंग हो गया. पोस्ट दैट आई थिंक a little bit of rebalancing is according to me the key reason for this kind of a move which we are seeing in last 2 days. नजर आएगा. देखिए किस तरह से सेल ऑफ एग्रेवेट हुआ है, अलग अलग टाइम पीरियड के वो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर. अच्छा अमीषा मैम, ये यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन संकट कितना लिंगर करेगा, कितना एस्केलेट होगा, कब क्या होगा, ये एनीबॉडीज गेस, वो तो हमें झेलना है. दूसरा जो फेयरली सर्टेन है वो फेड का एक्शन है जो अगले हफ्ते आना है, जिसमें शायद 25 या 50, शायद अब टिल्ट हो रहे हैं सब 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास. फेड का एक्शन अपने पूरी तरह से डाइजेस्ट कर रखा है या उसका नीचे भी आना बचा रह गया भारतीय बाजारों के लिए? मुझे लगता है फेड का काफी हद तक अक्रॉस द बोर्ड रिफ्लेक्टेड है, एंड ये एक्सपेक्टेशंस तो जैसे आप बोल रहे हैं 50 की जगह पर 25 अगर हो रहा है तो वो तो थोड़ा सॉफ्टर हो रहा है, बट ये 25 वाला 6 से 8 बार भी कंटिन्यूस चलता रहेगा ऐसा मानना है. तो दैट टेपरिंग विल कंटिन्यू, बट उसकी वजह से एक मेजर फॉल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही. ओके. चलिए मैम, आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग पे ध्यान देते हैं अमीषा जी. और एक जमाने पहले अगर आप देखें, आपसे मेरा जब इंटरेक्शन हुआ था और आपने बहुत सारे अगर आप देखें कैपिटल गुड्स कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर फोकस किया था, मुझे उसमें से एक स्टॉक के बारे में बड़ी याद आती है, वो था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट. 22-23-30 रुपए का वो स्टॉक था. क्या गजब का अगर आप देखें उस स्टॉक ने मूव दिया. मैं थोड़ा कैपिटल गुड्स पे, कंस्ट्रक्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वुड कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर फोकस करना चाहूंगा मैम. ये इस बार की बजट स्पीच में सबसे बड़ी हाईलाइट थी कैपेक्स पर जो इंक्रीज अगर आप देखें एक्सपेंडिचर था वो जो सरकार ने बढ़ाया, उसी पे पूरे बजट के बाद बाजार ने फोकस किया. इस स्पेस में मैम आपकी हालिया फाइंडिंग्स क्या है? किन किन स्टॉक्स को आप लोग चेज कर रहे हैं? सो कैपिटल गुड्स सेगमेंट में, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई मस्ट टेल यू, आप इतने जन को इंटरव्यू करते हैं और इतना पहले मैंने 20-30 के भाव में बोला हुआ स्टॉक आपको याद है, हेड्स ऑफ. तो ऐसे ही एक स्टॉक मुझे अभी बहुत ही मन में बैठा हुआ है एंड आई एम एग्रेसिवली रिकमेंडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इट्स प्राज. उसमें भी एक्शन कंस्ट्रक्शन में भी उनके सेगमेंट में 65% मार्केट शेयर था
ब्राज का भी ये जो इथेनॉल प्लांट्स बनाना है उसमें 60-65% मार्केट शेयर है। ब्राज भी एक ऐसी कंपनी है, ना उसको वर्किंग कैपिटल है न उसको कैपेक्स करना पड़ेगा, मतलब उनका टर्नओवर कितना भी बढ़े ये दोनों पे उनके पैसे नहीं फंसेंगे, एंड ये फ्री कैश जनरेटिंग कंपनी। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बहुत ही क्लियर है, जैसे कि ये बजट में उन्होंने क्या किया, ब्लेंडिंग अनब्लेंडेड पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए का एक्स्ट्रा सेस लगाया, मतलब कि ब्लेंडिंग करना ही है। तो जैसे अगर ब्लेंडिंग कर रहा है तो मोर एंड मोर इथेनॉल प्लांट वेदर राइस और अदर ग्रेन और शुगर बेस्ड लाना ही है। तो प्राज मेरे ख्याल से बहुत ही स्वीट स्पॉट में है, जहां पर ऑर्डर बुक्स बढ़ती रहेगी, कैश फ्लो पे ज्यादा इंपैक्ट फिर भी नहीं आएगा, और उनके जो भी सब फिक्स्ड कॉस्ट है वेदर सैलरी एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, वो प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगे जो प्रोपोर्शन में उनका टॉप लाइन बढ़ेगा, तो मार्जिन भी इंप्रूव होते ही रहेगा। तो ये स्टॉक अगर मुझे आप बताओ तो ये मेरा टॉप पिक है विद इन द कैपिटल गुड्स सेगमेंट। तो एक और बढ़िया पिक अमीषा मैम की तरफ से आती हुई, मुझे आज रियल एस्टेट पे भी बहुत बढ़िया पिकिंग करके दी थी मैम ने, और वो स्टॉक बहुत अच्छा मूव दिखाया था। आज प्राज की बारी, तो प्राज को रखिएगा रडार पे, ऑटोज में अशोक लेलैंड को। अच्छा जाता है अमीषा मैम, मुझे बताया जा रहा है आपको कहीं जल्दी जाना है, ये एग्जिट पोल का आउटकम कैसा लगा आपको? मुझे लगता है यूपी का तो कमिंग बैक वाज एक्सपेक्टेड। अभी एक थोड़ा जो एक्सट्रीम बता रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं इतना अग्रेसिवली आर दे कमिंग बैक, वन नीड्स टू रियली सी, बट मुझे लगता है एग्जिट पोल का आउटकम वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन इज व्हाट आई कैन टेल यू, दैट इफ दिस कम्स मार्केट्स विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया ये स्टॉक पिकिंग करके देने के लिए, और आपको फिर से हैप्पी विमेंस डे मैम। मयूरेश जोशी को स्क्रीन पर लेकर आइए। मयूरेश जी, बढ़िया रिकवरी दिन के लो से आती हुई भारतीय बाजारों में, ये एग्जिट पोल्स में जो क्लीन स्वीप आ रहा है ये उसका भी फायदा है क्या? सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं क्या उससे? चलो आशीष जी, है ना? बिल्कुल आई थिंक एक मत उसी तरफ है कि आई थिंक एग्जिट पोल्स के जो इशारे हैं वैसे अगर हकीकत में बदलते हैं 10 तारीख को तो मार्केट्स आई थिंक और भी रिजॉइस करेंगे। और दूसरा आई थिंक जो मैं शाम को सुन रहा था, काफी फॉरेन मिनिस्टर्स यूरोपियन यूनियन के, वो नेदरलैंड्स के हो, जर्मनी के हो, यूके के हो, उन्होंने स्ट्रेस किया है कि आई थिंक जो एनर्जी नीड्स है आई थिंक दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रशिया, और इसलिए कि कोई हार्डकोर सैंक्शन एनर्जी पे लाना वाजिब नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन विंटर इज स्टिल गोइंग ऑन इन द यूरोपियन यूनियन। तो मुझे लगता है कि जो ब्रेंट में आपको करेक्शन दिखी थी, और कल सुबह मैंने जैसे कहा था कि एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, 100 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा ब्रेंट को 2-3-4 महीनों के लिए। अगर एक सीरियस स्ट्रक्चरल इंपैक्ट है, जो मुझे लगता नहीं है, इट शुड स्टार्ट कूलिंग ऑफ, इराक से आउटपुट, ईरान से न्यूक्लियर डील का आउटपुट, आई थिंक दैट शुड सूद नर्व्स ऑन ब्रेंट एज वेल। तो ये आई थिंक स्ट्रक्चरली जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक बाय द सेकंड वीक, थर्ड वीक तक काफी कुछ जो ओवर रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स पे, और जो इंपोर्टेंट मंदी इंडिया के पास दिख रही है आई थिंक दैट शुड लार्जली गेट ओवर। और जैसे अमीषा जी भी बता रही थी, आई थिंक जो इन्फ्लेशनरी प्रूफ सेक्टर्स है वो लार्ज एक्सटेंट आईटी आपने कवर कर ही लिया है। हॉस्पिटल स्टॉक्स एक उदाहरण होता है, इन्फ्लेशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलीकॉम स्टॉक्स, इन पे इन्फ्लेशन का कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता। और सॉफ्ट कमोडिटीज में जैसे हम एग्जिट पोल को मान के चल रहे हैं यूपी इलेक्शंस में, शुगर सेक्टर शुड आल्सो कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि काफी टेलविंड्स है शुगर सेक्टर की हमें। हालांकि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आशीष जी, हमारी जो ट्रेडर स्मिथ टीम है उसने आई थिंक मेटल्स पे ही अभी भी दाव लगाया है, और मुझे लगता है कि एनएमडीसी जैसे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। मैं जस्ट अमीषा जी का जब इंटरव्यू चल रहा था तब मैंने एक टिकर पे न्यूज फ्लाई देखा था कि फाइन्स और लम्स एनएमडीसी ने 400 रुपया से बढ़ाए हैं। और अगर हम मान के चलते हैं कि जो आउटपुट है इनका और जो सेल्स है अगले 2 वर्षों में 48 to 50 मेट्रिक टन तक पहुंच जाएंगे, मिलियन टन तक। एक्सपेक्टेशन जो इनका डाउनस्ट्रीम नागार्जुन का स्टील प्लांट है, इसका डीमर्जर लिस्टिंग एक बहुत बड़ा वैल्यू गेन लेके आ सकता है एनएमडीसी के लिए। माइनिंग केपेक्स जो कर रहे हैं लार्जली इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग अ पेलेट प्लांट ऑफ 6 एमटीपी और एक स्लरी पाइपलाइन, ये आयरन और रिजर्व्स को इबिटा पर टन रुपया के टर्म्स में अगले 2 वर्षों में अराउंड 2700-2800 रुपीज तक का मेंटेन करने की चेष्टा रखेगी, और डिविडेंड यील्ड 7 से 8% पे मेंटेन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स की आशीष जी फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मेटल्स पे अभी भी दाव खेल रहे हैं। एनएमडीसी इज द पिक, स्टॉप लॉस 145, टारगेट 165,
क्लियर डिस्क्लेमर, इस स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास जरूर है। आता हुआ कैपिटल गुड्स पे मयूरेश ने बढ़िया राइड करवाया था आपको जब अच्छे मूव्स आ रहे थे, मुझे याद है। उसके बाद मेटल्स में हिंडाल्को वगैरह के बढ़िया पिक्स आए थे और आज एनएमडीसी पे दाव लगाने की सलाह। बिल्कुल ठीक है, अब से कुछ ही मिनटों पहले वो खबर आई कि 400 रुपए प्रति टन एनएमडीसी ने अपने प्रोडक्ट प्राइसेस हाइक कर दिए और ये ध्यान रखें ये Q4 में 3rd रेट हाइक एनएमडीसी की तरफ से आता हुआ। वो खबर आने के बाद स्टॉक लो लेवल से रिकवर करा है और विलियम ओनील की टीम मानती है कि ट्रेडिंग के लिहाज से एक अच्छा बेट हो सकता है। वीरू जी आशीष, मेरे ख्याल से आपकी टीम था एमडीसी आज मेरे ख्याल से 151-40 पे आके ट्रेड करता हुआ 1% नीचे, लेकिन पहुंचा नहीं अभी है और 155 हो जाएगा, चिंता मत कीजिए गुरुदेव। और आप निफ्टी को देखिए एक बार जरा, कुछ हिंट बाजार कभी कभार देता है नेगेटिव सर्कमस्टेंसेज में भी आशीष के बॉस, मैं एक शॉर्ट इंट्राडे रैली के लिए तैयार हूं। लुक एट निफ्टी नाउ, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि 9-10 के ऊपर अगर सस्टेन निफ्टी रह गया कुछ देर आशीष, तो ये आपको करीब करीब यहां से 70-80 पॉइंट का स्विंग और दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने आपको ठीक 2 बजे आपको रोक के जो वो 84 की कॉल बताई थी, वो 115 पे ट्रेड कर रही है। बात करते करते अगर आप देखें 30 रुपए का स्विंग दे चुकी है आशीष वो, तो पॉइज था बाजार। अगर आप देखें एग्जैक्टली 12 बजे के डिप के बाद एक इंट्राडे स्विंग के लिए ऊपर की तरफ। अब एक काम करते हैं, रचना वैद्य जी से बात करते हैं। और रचना जी नमस्कार, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या है? जी इस वक्त का मेरा कन्विक्शन कॉल जो रहेगा वो अल्ट्राटेक सीमेंट पे रहेगा एंड ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा। यहाँ पे जो अपस्विंग शुरू हुआ है, अब मैं उम्मीद थी इस अपस्विंग की, कल शाम के 5 बजे के शो में हमने बात किया था कि टुमारो द मार्केट विल गिव एन अपस्विंग, तो वो काफी हद तक प्ले हो चुका है, बट देयर इज सम मोर स्पेस शायद इन फ्यू स्टॉक्स जहां पे देख सकते हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट उनमें से एक है और यहाँ पे जब तक फ्यूचर्स के हिसाब से 5800 का लेवल सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर बहुत जल्दी 5900 एंड 5950 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आएगा। और ये नंबर्स के आने पे टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना चाहिए और ठीक ठाक पैसा अगर बन जाता है तो बुकआउट भी करना चाहिए। ये कॉल्स किसी हिसाब से मल्टीपल डे का नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे और खरीदारी करने का कॉल है, प्रॉफिट्स पे आए, टारगेट्स आए तो बुकआउट करके निकल जाइएगा समय पे। पर आज अच्छा मूव और रचना की तरफ से एक बढ़िया स्टॉक पिकिंग आपकी स्क्रीन पर। पालिया साहब आज शुगर चमक रहा है जिसकी बात मयूरेश ने छेड़ी थी, जरा डॉक्टर साहब शुगर का स्टैक दिखाइएगा। ये बलरामपुर चीनी तो 2 दिनों से कॉल आ ही रहा था, आज अक्रॉस द बोर्ड ये प्राइस इंडस्ट्रीज वो है जो अमीषा जी ने अभी पिक दी थी, इसीलिए आप देख रहे हैं लोअर लेवल से अच्छी और तेजी पिकअप करती हुई। बलरामपुर चीनी को छोड़ दीजिए, आज क्या हो रहा है बाकी सारे स्टॉक्स, मवाना, द्वारिके, शक्ति, राणा, धरानी, सिंभावली, सारे के सारे 3 से लेकर 15% के अपटिक के साथ। ये देखिए शुगर स्टॉक आपकी स्क्रीन पे गजब की मजबूती के साथ ट्रेड। पालिया साहब कोई शुगर स्टॉक चेज कर रहे हो आप क्या? तो बिल्कुल आशीष जी, हमारा बाय रिकमेंडेशन ऑलरेडी स्टॉक पे है द्वारिका शुगर पे, और जिस तरीके के इसके सेटअप है वीकली मंथली सेटअप देखेंगे तो स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड बना हुआ और जिस तरीके से वोलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट पे किया है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बिल्कुल बाय करना चाहिए। पोजिशनल टारगेट हमारे इसमें 130-140 तक के, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे करीब 112 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए द्वारिका शुगर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 98 का स्टॉप लॉस रख के। चलिए इस समय रखिए द्वारिका शुगर को रेडार पे, ये प्रिफर्ड पिक 6.25% के अपटिक के साथ वैसे इस समय कामकाज करता हुआ देखते हैं, मैं इस पे नजर रखूंगा। जो शुगर पैक है उसमें मेरे ख्याल से सेकेंड टॉप मूवर इस समय द्वारिका शुगर नजर आएगा आपको। वंडरला हॉलीडेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण के चितिला पिल्ली साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अरुण जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। वो एक खबर आपकी टीम ने भेजी कि वंडरला हॉलीडेज अपने तमाम पार्क्स में विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, कुछ डिस्काउंटेड ऑफर्स, 1+1 की टिकट्स, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, किस तरह के फुटफॉल्स आए इस ऑफर के बाद? Yeah, so thanks for having me on the show. So Wonderla has been doing a Women's Day celebration offer on Women's Day for the last couple of years. This year it's been, it's been really good.
across the three parks, we have more than 30,000 footfall, so more than 10,000 visitors per park. But of course, there's an offer, so there's discounted tickets. But I think it's a good sign that hopefully for the summer that we can expect good crowds. वुमेन्स डे के लिए 1+1 का ऑफर, ये मेंस डे में आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? No. It's only for women. The parks are exclusively open only for ladies today, so no men are allowed in the park. मेंस डे की बात कर रहा हूँ, उस दिन ऐसा कोई ऑफर आता है? We'll try and do something like that, yes, for sure. अभी तक आया नहीं है, ठीक है। और आज के दिन पार्क्स में मेल्स अलाउड ही नहीं है? No, only female guests allowed today in parks. लो वीरू, ये तो अत्याचार है। आशीष, वही तो मैं कह रहा हूं था कि जब आप चित्रा पुलिस आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो आपने इंट्रो में एक बात छोड़ दी थी कि आज डिस्काउंटेड टिकट्स हैं और पुरुष अलाउड नहीं है आज। तो ये तो खैर कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, इवेंट वंडरला बड़े अच्छी तरीके से मनाता है। अभी 24 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने एक 2999 का पैकेज निकाला था इंक्लूडिंग जीएसटी। सर वो पैकेज कैसा रहा आपका? अच्छा, एक और चीज है, मैं ये सिर्फ मजाक बता रहा था बात में। अब सारे स्टेट्स ने जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे, वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस थे, हटा लिए हैं। अब आपकी स्थिति क्या है? क्या फुल फ्लेज ऑपरेशंस ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द वीकडेज एंड वीकेंड्स रिज्यूम हो चुके हैं? Yes, we have completely resumed the weekday and weekend operations starting from February onwards, February 15th onwards. Just before Valentine's Day, I think all the COVID restrictions were removed, and ever since that we've been fully open. And now I'm happy to say that people are also, they've lost that fear of going out and all that. So I think that is why we are seeing a huge response for our Women's Day offer. तो अरुण जी, आपके पार्क्स फुल्ली ऑपरेशनल हो गए, रिज्यूम हो गए, फुटफॉल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली बताएं, प्री कोविड लेवल्स के कहां खड़े हुए हैं, कितना बैक टू बिजनेस वंडरला का धंधा आ चुका है? It's hard to predict for this quarter because, as you know, we already had the third wave, Omicron wave, in January. So that has, brought down footfalls for the month of January. But like I said, from 15th of February, we are seeing an uptick, and like even Women's Day, we are seeing a huge response. We have got more than double of last year Women's Day. So I think that's a huge response. We are hoping that this will continue, and if there are no more COVID waves and all other disruptions, I think business will get back to normal. And we are hoping that next financial year we will do better than pre-COVID. Yes. ओके। अगर आप देखें अब सर, जब सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं, अगर मैं 2020 मार्च से लेकर आज की स्थिति को कंपेयर करूं सर, ये एक आम आदमी की, मिडिल क्लास की, जो वीकेंड पर स्पेंड करने की टेंडेंसी और जो प्रैक्टिस थी, या फिर अगर आप देखें जो घूमने फिरने की, जो अगर आप देखें उसकी जो स्पेंडिंग की जो उसकी हैबिट्स थी, उसमें क्या आप सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट दिख रहे हैं पहले से ज्यादा? और एक और चीज, ये अगर आपको बहुत इंप्रेस कर रही है और इसमें एक सब्सटेंशियल चेंज है, तो आगे के जो आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमको बताइए। क्या उसमें थोड़ी सी एग्रेसिवनेस लेके आए हैं आप कुछ? और अगर आप देखें पार्क्स आप खोलेंगे, कितना एक्सपेंड करेंगे आप आगे चलकर? So, it's too early to say whether the demand and the sentiment is back to pre-COVID levels, because as you all know, there is also a phenomenon of revenge travel. After people have been locked inside their homes for 2 years, they are also wanting to come out. So that phenomenon, I think we can see first. Now, once that phenomenon goes away, it probably will take 6 months to a year. Then we will see the reality of what the real demand will be. And I'm hoping that will be better than pre-COVID, because 2 years have gone by. I think people are really wanting to come out. So I think this phenomenon of revenge travel will continue for some time. And also, I think if the indicators of the economy and things are good, I think we can see increased spending, and there is more money in people's hands. You will definitely see higher discretionary spending. For Wonderla, I think we are in a good place, because I think we are in a unique offering. We are a unique offering as in all the geography that we operate, and so that helps us to get good crowds. Expansion also we had put on hold, obviously, because of COVID.
now we are re-looking at FY23 to restart our expansion plans. We have 2 or 3 power projects in the pipeline. First one is Chennai project, which we are supposed to finish into 2022, but now we've not even started because we're still waiting for the Tamil Nadu government to talk to to give us the final approvals. Then we have one more project in Odisha in Bhubaneswar, which we have signed an MOU and we are planning to take that forward in the next financial year. We are also looking at one more geography, possibly either Goa or Ahmedabad in Gujarat. We are looking at the western side of the country. These, as and when we decide, we will make. But definitely, we are going to be a little more bullish on the segment. So that's that it. रचना जी के भोपाल जाने का भी मन नहीं है। अच्छा, जाते जाते लास्ट क्वार्टर अरुण जी नतीजे अच्छे थे, मेरे ख्याल से बेस्ट परफॉर्मेंस पिछले 7 क्वार्टर्स का, पैट पॉजिटिव हुए थे। जब आप फुटफॉल्स का Q4 का एनालिसिस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस बात की कन्विक्शन के साथ छोड़ सकते हो आप कि यहां से Q3 के से बेटर Q4 होगा, ट्रेजेक्टरी इंप्रूवमेंट यहां से और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, ये मान के चलूं? Yeah, I think definitely the trajectory is good, but you should remember that Q4 is traditionally a weaker quarter for us than Q3 because of exams and things like that. So it's hard to say whether Q3 will be better than Q4, may not be. But compared to before last year, obviously we'll do much better. And going forward, I think it should be an upward trend. It's what we are hoping next. चलिए अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इंटरनेशनल मेंस डे में अगर कोई ऑफर आएगा तो प्रॉमिस है आपको लेंगे, ऑफर जरूर लेकर आएंगे। डेफिनेटली यू कैन, आई विल इनवाइट यू टू माय पार्क। अरुण जी धन्यवाद आपका। रचना जी, भोपाल में अम्यूजमेंट पार्क है क्या? मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन नहीं है। अरे यार, अरुण जी सुन रहे हो आप क्या? अरुण जी चले गए, सुना नहीं उन्होंने। मयूरेश कुछ कहना चाह रहे हैं, मयूरेश कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी सर, मार्केट ही रोलर कोस्टर राइड दे रहा है, भोपाल जाने की जरूरत ही नहीं है। इस बीच बहुत बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में, 2/3% से ज्यादा का उछाल, 100 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती। और वीरू जो कह रहे थे कि 910 पे सस्टेन कर गया तो तेजी तूल पकड़ेगी, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब हम 110 पॉइंट की मजबूती के साथ 970 980 के जोन पर कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक ने सारे दिन के लोज से एक बढ़िया रिकवरी दिखा दी है। वो 150 32,150 दिखाने वाला निफ्टी बैंक 32,950 दिखा रहा है। 850 पॉइंट का दिन के लोज से एक बढ़िया अपटेक, बढ़िया मूव। वीरू, वो 16,100 की कॉल कहां आ गई भाई? T4 की कॉल जो है वो 134 हो गई है। तो आपकी समझ लीजिए स्क्रीन पे 50 रुपए का स्विंग, ठीक है ना, 50 रुपए का स्विंग दे चुकी है। मेरे को 2 चीजों ने इंप्रेस किया था आशीष उस टाइम, और वो था 15,700 का पुट राइटर उसने कन्विंस किया, बाकी डाउ फ्यूचर्स ने कन्विंस किया, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक की 32,200 की ट्रेजेक्टरी को ना वॉलेट करने ने कन्विंस किया कि जनाब इस कॉल को ले लीजिए। देख लीजिए अब टिक गया है, और अब हम स्ट्राइक पॉसिबल आप देखें 1 शायद 16,000 को करें। राजेश पालवे जी, अभी जो डेरिवेटिव्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है कहां कहां पर विजिबल है? मैं जस्ट टू स्टॉक्स, HDFC को देखिए, एशियन पेंट्स को देखिए, इससे आपको शॉर्ट कवरिंग का अंदाजा लगेगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को? जी बिल्कुल, देखिए बैंकिंग सेक्टर में भी बिल्कुल एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी अब 33,000 के ऊपर आ गया, तो थोड़ा सा जरूर हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स भी यहाँ से कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखेंगे निफ्टी को और ऊपर लेके जाने में। तो HDFC में एक अच्छा क्लियर कट एक रिवर्सल बना है, लोअर साइड से काफी बड़े करेक्शन के बाद आज एक अच्छा रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके का रिवर्सल HDFC लिमिटेड में बना है, हमें लगता है कि यहाँ पे 2105 2105 का स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को होल्ड रखें। अपसाइड में हमें लगता है ये अपने थोड़ा और कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब निफ्टी भी 15,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी अब 33,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो हमें लगता है ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। बैंकिंग फाइनेंशियल की तरफ भी यहाँ पे अच्छा अपमूव कंटिन्यू होगा। टारगेट आना चाहिए HDFC लिमिटेड के करीब 2170 तक के अपसाइड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिखेगी। और सेम सेगमेंट में अगर वीरेंद्र जी अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे ICICI बैंक को भी देखना चाहिए। ये भी स्टॉक लोअर साइड से एक
करेक्शन के बाद आज 643 के लो के बाद अब 666 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ से एक अपमूव 680-85 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है, तो इसे भी बाय किया जा सकता है 656 के स्टॉप लॉस से। ओके 656 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं, याद रखिएगा। और इनफैक्ट देखिए आशीष और मैंने सुबह से आज बहुत सारे ट्रेड्स पकड़े थे और उसमें अगर आप देखें बहुत सारे स्टॉक्स शामिल थे और उसमें एक था टीसीएस। आज आप टीसीएस की कैंडल देखिए, शुरुआती हम लोगों के जो ट्रेड्स थे उसमें टीसीएस शामिल था। टीसीएस की हमने 3540 की कॉल पकड़ी थी। यकीन मानिए उस वक्त बात यही हुई थी कि इट्स अ थर्ड अटेम्प्ट और ये पोटेंशियल रखता है। थर्ड अटेम्प्ट हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज में पोटेंशियल रखता है, नॉट एग्जैक्टली इन ट्रेडिंग, इन एवरीथिंग। और आप देखिए 3601 हो गया, नाउ वो कॉल जो है वो 135 की हो गई है जनाब, और अब ये 20 DMA को स्ट्राइक कर रहा है। खैर अब थोड़ा सा आईटी से निकल के बाहर दूसरे स्टॉक से बात करने का मन है। लेट्स ब्रिंग मुथूट फाइनेंस डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। मानस शॉर्ट कवरिंग अपने ट्रेड की थीम बनाकर अगर और अगले आधे पौन घंटे के लिए आपको फोकस करना हो तो कौन सा स्विंग खेलना चाहेंगे आप? तो देखिए सबसे पहले तो ऑटो पे ध्यान देंगे क्योंकि सबसे ज्यादा टिका वही है, इसलिए बाउंड बैक भी वहां पर ही सबसे ज्यादा चांसेस उनके आने के। तो हीरो मोटोकॉर्प पे हमने इंटरनेट सेशन में ऑलरेडी अच्छा खासा बाउंड बैक देख लिया, लेकिन हम मेरी नजर मारुति पे है। देखिए आज से लेकर कल तक का ट्रेड लेना चाहिए। मारुति में 7000 के स्तर आपको वापस देखने को मिल सकते हैं, इसलिए 6620 के स्टॉप लॉस से आपको यहां पर खरीदारी करनी है। ऊपर की तरफ टारगेट 7000 के आसपास के रहेंगे। मानस इस बार मारुति पे दिल आ गया है क्या आपका? आशीष मारुति को मानस छोड़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल दोनों साइड में प्ले करने को मिला, जब तेजी करनी थी तभी बहुत बढ़िया मूव मिला और जब मंदी आई तभी भी मारुति में बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला। चलिए कोई बात नहीं। अगर आप देखिए मारुति यस क्या होता है ना, कभी कभी किसी स्टॉक पे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाती है तो शॉर्ट लॉन्ग साइड पे दोनों पे अगर आप देखें आप उस स्विंग को पकड़ने में सक्षम होते हैं, वो अच्छा करता है। आप L&T Infotech लेके आइए आपकी स्क्रीन पर डे हाई के जोन पे। यस L&T Infotech क्या सुपर स्विंग, क्या अगर आप देखें चार्ट है। और याद रखिएगा L&T Infotech इस वक्त 24 जनवरी का हाई काटता हुआ, रचना जी 24 जनवरी का हाई कट रहा है। 24 जनवरी वही डे था जिस दिन इसका 100 DMA वॉलेट हुआ था। कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच? जी ये मूव बहुत दिन पुराना है, इसलिए मैं यहाँ पे जो पुराने प्लेयर्स हैं उनके लिए सही बात है, ऐसे ट्रेड करके उनको 6300 के करीब ले लेना चाहिए और करीब करीब 6450 का ये रेजिस्टेंस जो है वो अगर निकल गया तो फिर ये 6550 एंड 66 की तरफ जा सकता है और ये एसएल को ट्रेड करके 6300 के आसपास रखना जरूरी है। फ्रेश एंट्री के लिए ऐसे इट इज अ लिटिल टू लेट। चलिए इस नोट पर एक काम करते हैं, ये बढ़िया स्टॉक पिकिंग, बढ़िया एक्सपर्ट के व्यूज, उनकी पिक्स, ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। आज तो रिकवरी का दिन है तो होपफुली बढ़िया ट्रेड और भी ग्रिप में आएंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। पर ब्रेक के उस पार आईडीबीआई कैपिटल के मिडिल एनालिस्ट भावेश चौहान जुड़ेंगे। तो आपको याद होगा कल हमने आईटी में एक इंडेप्थ सेक्टर स्पेशलिस्ट के साथ बातचीत करी थी, आज मेटल्स की बात। ब्रेक के उस पार भावेश से जानेंगे उनके मेटल्स को लेकर व्यूज और उनकी टॉप प्रेफर्ड फंडामेंटल बेट्स। 16,000 की तरफ बढ़ते हुए भारतीय बाजार 15,990 के ऊपर इस समय कामकाज, 130 पॉइंट की मजबूती। दिन के उच्चतम स्तरों पर इस समय हो रहा है कामकाज। मिड कैप सब 1% का उछाल, तो बढ़िया भारतीय बाजारों का प्रदर्शन इस समय। चलिए लेकिन अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करता हूं। किसी भी एक्सपर्ट पैनल पे किसी को बढ़िया ट्रेड नजर आ रहा हो तो प्लीज पीसीआर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं कहीं पे भी हूं आपके पास जो ट्रेड लेने जरूर आऊंगा, कोई अच्छा ट्रेड मिस आउट नहीं होना चाहिए। और जरा मेटल्स पे आप फोकस करते हैं। मेटल्स पे क्यों फोकस हो रहा है ये इस पे आप खैर डेटेड लगेगा, क्योंकि सब जानते हैं मेटल्स में वो यूक्रेन क्राइसिस, रशिया संकट के बीच में किस तरह से उफान, किस तरह से उछाल देखने को मिला। पर फिर भी हमारी टीम ने वो रिटर्न्स मैप करने की कोशिश करी है। कमोडिटी टीम से हेल्प मांगी थी कि बताइए भाई तमाम मेटल्स में किस तरह का तरह तरह के अलग अलग रिटर्न मैट्रिक्स परफॉर्मेंस था। लेकिन आइए सबसे पहले एल्यूमिनियम स्क्रीन पर आएगा।
ये रशिया से अच्छा खासा इंपैक्ट एल्यूमिनियम पे पड़ा है। रोज सुबह हम लोग सीधा सौदा मॉर्निंग कॉल सब में चर्चा करते हैं कि एल्यूमिनियम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज करता हुआ एक हफ्ते में 12% का उछाल इस कमोडिटी में। 2022 अब तक ईयर टिल डेट 2022 मतलब जनवरी फरवरी मार्च के तो 8-9 तारीख में खड़े हैं, 2 महीने मोटा मोटी 33% के उछाल के साथ कामकाज। इस तरह से एल्यूमिनियम की चमक बढ़ती हुई नजर आई। इसीलिए आपने देखा कोई हिंडाल्को एक मैसिव आउट परफॉर्मर बना इस बाजार का। हिंडाल्को में इस साल ईयर टिल डेट के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जबरदस्त मोमेंटम, जबरदस्त उछाल, मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा का उछाल था। खैर मैं वो आगे लेकर आऊंगा आपके लिए। 25% हिंडाल्को ईयर टिल डेट रिटर्न्स। बदलिए इस प्लेट को, एल्यूमिनियम के बाद बाकी प्लीज कमोडिटी मेटल्स को दिखाइए स्क्रीन पर एक एक करके। डायरेक्टर साहब प्लीज क्विकली मूव करिए ताकि आगे सबसे बातचीत भी हो पाए। निकेल, कल हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, आज सुबह वो चर्चा में आया। कल के लेट इवनिंग सेशन में क्या उछाल देखने को मिला। 3 दिनों में निकेल 180% का उछाल, 75% कल हमने अपमूव आता हुआ देखा। इस तरह से तेजी निकेल में बढ़ती हुई। इसके अलावा जिंक आपकी स्क्रीन पर एक हफ्ते में 12% का उछाल, और लार्जली यही गेम है, एक हफ्ते एक मंथ देखिए किस तरह का उछाल इन तमाम कमोडिटीज में देखने को मिला। ऐसी स्क्रीन पलटती रहेगी, बाकी की कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर। कॉपर में करीब 8% के आसपास की तेजी। आईडीबीआई कैपिटल के मेटल एनालिस्ट भवेश चौहान जुड़ते हुए। भवेश, ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में बहुत तगड़ी चमक मेटल की बढ़ी है, बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है तमाम मेटल्स में। ये आप कैसे आकलन कर रहे हो आईडीबीआई कैपिटल में मेटल्स में ये जो आउट परफॉर्मेंस कमोडिटीज में आया है, ये पूरी तरह से स्टॉक में रिफ्लेक्ट कर रहा है या स्टॉक ज्यादा एग्रेसिवली तेजी दिखा रहे हैं वीजा विद अंडरलाइंग कमोडिटी? यूक्रेन और रशिया के वॉर से आई थिंक कमोडिटीज में जो हमने जो तेजी देखी है उसको चल के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेटल्स। ऑल्सो एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि मेटल स्टॉक्स पहले से ही पिछले 3-4 महीने से ही अच्छा नहीं कर रहे थे। तो आफ्टर 2020 मार्च में जब अपना मार्केट लो हिट किया था, उसके बाद हमने बहुत ही अच्छी रैली देखी थी मेटल्स में, बट उसके बाद पिछले 4-5 महीनों में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। बट अभी वापस हमने देखा है कि लास्ट 1-2 महीने से प्राइजेस काफी उछलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये प्राइजेस जो है वो सस्टेनेबल लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है फंडामेंटली, और स्पेशली स्टील स्टॉक्स में। भावेश, वही एग्जैक्टली मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये मूव्स, ये अपस्विंग्स, ये प्राइसेस सस्टेनेबल कितने लगते हैं आपको? देखिए, कभी भी कोई भी कमोडिटी, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे कुछ भी हो अंडरलाइन, एक सब्सटेंशियल मूव के बाद उस मार्केट में स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं। तो क्या ये मात्र स्पेकुलेशन है या फिर आपको लगता है कि वाकई डिमांड सिनेरियो बहुत स्ट्रांग है? और जब हम डिमांड शब्द का इस्तेमाल मेटल्स के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो चाइना फैक्टर बहुत बड़ा होता है। उसको कंसिडर करते हुए, डिमांड को कंसिडर करते हुए ये प्राइस कितने सस्टेनेबल लगते हैं आपको? जी, डिमांड से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि ये सप्लाई साइड शॉक है। अब आप देखिए कि ग्लोबली 125-150 मिलियन टन का स्टील एक्सपोर्ट होता था, उसमें से 30-40 मिलियन टन रशिया एक्सपोर्ट करता था, तो वो तो अब आने से रहा। मान लो कि वॉर अगर खत्म भी हो जाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि रशिया इतनी जल्दी स्टील प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करेगा। ये एक फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर इस कि चाइना ने कहा है कि 2022 में वो लोग और स्टील अपना प्रोडक्शन कम करेंगे, जबकि वहां पे डिमांड काफी स्टेबल है। तो आप देखोगे नेट सिनेरियो ये बन रहा है कि ग्लोबली डिमांड सप्लाई मिसमैच रहेगा, और डिमांड तो मोर और लेस स्टेबल है। जहाँ पे भी सारी कंट्री में हमने देखा है कि जो कोविड के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के चक्कर में जिन्होंने जो भी स्टिमुलस अनाउंस किया था वो अभी भी चल रहे हैं थोड़े बहुत। और तो बेसिकली डिमांड आपका सेम है, सप्लाई कम हो रहा है, तो नेट ये इफेक्ट आ रहा है कि प्राइस काफी ऊपर ही रहेंगे। तो मुझे तो अगले 4 या 6 महीने और 1 साल तो काफी अच्छा लग रहा है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होने चाहिए। अच्छा, फिर भावेश, हम डिटेल को देखिए जी, समझ में आती है आप जैसे एक्सपर्ट से। अगर अभी भी जूस बचा है, अभी भी स्टील कंपनीज में अपमूव है, तो आप लोगों की आईडीबीआई कैपिटल में इस समय प्रेफर्ड बेट्स कौन सी हैं? कौन से स्टॉक्स पे दाव लगा रहे हो और क्या टारगेट्स के साथ? हमारे
हमारे ऐसे तो हम स्टील सेक्टर पे ही बहुत बुलिश है ओवरऑल, बट अगर टॉप पिक्स अगर हम आउट परफॉर्मेंस वाइज देखें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 161 है, और जिंदल स्टील एंड पावर भी हमको बहुत अच्छा लगता है, जो 540 रुपीज का हमारा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ। और सेकेंड वन इज जिंदल स्टील एंड पावर, जहाँ पे हम अपसाइड देख रहे हैं। दोनों ही कंपनीज आई थिंक एक साल में नेट डेट फ्री हो जानी चाहिए, तो और एक्सपेंशन भी उनके चल रहे हैं, तो मतलब काफी अच्छा, वैल्यूएशन वाइज भी काफी चीप है। और हमने पहले जैसे बात की कि सेक्टर में हम लोग को बिजनेस वाइज तो काफी अच्छा लग रहा है, तो मार्जिन काफी अच्छे रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेटल्स में मार्जिन होता है, नॉट वॉल्यूम। सो वी फील वी आर वेरी वॉल्यूम पे हम लोग, सॉरी मार्जिन पे हम लोग काफी बुलिश है इन दोनों कंपनी से। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी कि JSPL, ये दोनों प्रिफर्ड पिक्स हैं आईडीबीआई कैपिटल की। दोनों के लेवल्स, दोनों के टारगेट्स, फंडामेंटल टारगेट्स आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। मार्जिन्स में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, वो स्टॉक प्राइसेस को आगे ड्राइव करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, कोयला, भावेश हम सोच आप मेटल्स ट्रैक कर रहे होगे तो कोयला भी ट्रैक कर रहे होगे, कोल इंडिया भी ट्रैक कर रहे होगे। वो जरा ग्राफिक्स में दिखाइए स्क्रीन पर किस तरह का कोयले में उछाल था। डायरेक्टर साहब इस स्क्रीन को मूव करिए। एक वो था 77% एक महीने में कोयले के दाम बढ़ते हुए नजर आए, और इसलिए कोल इंडिया का स्टॉक दिखाइएगा, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इसमें था। भावेश, कोल इंडिया आप लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हो, ये वो स्टॉक है जो 330 के लेवल से कूल ऑफ कर गया था? नहीं, हम कोल इंडिया तो ट्रैक नहीं करते, हमारा टारगेट प्राइस नहीं है, बट कोल प्राइसेस डेफिनेटली उसमें काफी उछाल दिखा गया है बिकॉज ऑफ अगेन रशिया यूक्रेन वॉर। तो कोल इंडिया में ये होता है कि उनकी जो ई ऑक्शन में वो लोग जो अपना कोल सेल करते हैं उसके भाव काफी बढ़ जाते हैं, बट 80% ऑफ द कोल जो है उनका प्राइस तो फिक्स्ड है जो पावर सप्लाई को जाता है। तो ये मुझे लगता है कि काफी मतलब शॉर्ट टर्म चीज है, और मुझे लगता है कि कोल इंडिया ने ऑलरेडी बहुत रन अप कर लिया है। इन माय व्यू आई थिंक मोर और लेस आई थिंक रैली पे सेल करना बनता है कोल इंडिया। इस पे बिकवाली करने के मौके ढूंढेगा कोल इंडिया में। अच्छे अपमूव्स के बाद अब इस समय बहुत एग्रेसिव बेट नहीं लगता, किसी भी उछाल में बेचने के मौके, या फिर अवॉइड करिएगा, फिर स्टॉक में फ्रेश खरीदारी बेसिकली नहीं बनती। इस बीच भावेश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस बीच भारतीय बाजार स्क्रीन पे लेकर आइए 16,017 के जोन्स पर कामकाज, 1% मजबूत, 151 अंकों की बढ़त निफ्टी पर। निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट 1% का उछाल, बढ़िया कैचअप, बढ़िया रिकवरी, 285 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक 33,150 के लेवल्स। दिन के लो से प्रिसाइसली 1000 पॉइंट की बढ़िया रिकवरी, दिन के लो से 3% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक में कामकाज। और निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इंफोसिस, टीसीएस, आईटी मेजर्स तो मदद कर ही रहे थे, अब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड आपको बढ़िया रिकवरी प्ले के तौर पे नजर आएंगे, अच्छी मजबूती ये प्रदान करते हुए। ये हैवी वेट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे दरअसल बाजार के मोमेंटम को इस समय ड्राइव कर रहे हैं। वीकनेस में क्या है, लार्जली जिस कमोडिटीज की बात करी जा रही है, रह रहे कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती है, आज वही होता हुआ। हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा स्टील, ये सब माइल्डली इन रेड इस समय कामकाज करते हुए। अदरवाइज काफी सारी बाजार की हैवी वेट पॉकेट्स, लार्सन एंड टूब्रो जोड़ दीजिए, विप्रो जोड़ दीजिए, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये आईटी पूरा, और अब बैंक्स और फाइनेंशियल जो अपटिक दिखा रहे हैं, वहां से भारतीय बाजार को मदद मिलती हुई। वायदा में कई सारे स्टॉक्स हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे इस समय खड़े हुए नजर आएंगे। आईजीएल हमने सुबह बात करी थी, अब 9-10% के उछाल के साथ आईजीएल में कामकाज। एमजीएल उसके पीछे 7.5% की मजबूती। सिटी यूनियन बैंक 6% का अपटिक, वायदा के गेनर्स की बात कर रहा हूं। पीवीआर में 6-6.5% का उछाल, ये पीवीआर तो गजब बाउंस आया। बालिया साहब, ये बैटमैन या झुंड देख डाली क्या आपने पीवीआर पे? नहीं आशीष जी, अभी देखिए नहीं है, लेकिन स्टॉक में काफी अच्छा मूव बना है। तो पीवीआर आज देखे तो थ्रू आउट द सेशन ही इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ है 1640-1650 तक भी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अगर इसको ओवरऑल भी अगर एनालाइज करें तो इतने वोलेटाइल मार्केट में भी अगर इसकी वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो एक रेंज में ही ये स्टॉक सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हुए दिख रहा था, और आज जैसी मार्केट में आज रिकवरी बनी तो एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो 1640-1650 इमीडिएट टारगेट हमें लगता है इसमें आएंगे। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 1570 के आसपास।
याद रखिएगा, वो अभी आशीष बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं पाया, उस कॉल पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। वो कॉल 84 की 150 हो गई थी, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्यों? मेरा लॉजिक यही था कि एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, सुबह का एक पॉइंट जो कि फ्रेश लेग ऑफ स्ट्रेंथ के लिए जरूरी था, वो था 16,060। 16,060 निकलेगा तो एक बड़ा स्विंग और मिलेगा। तो फॉर द टाइमिंग पार्शियल प्रॉफिट बुक करके उस कॉल पर बैठिएगा। और मैं कहता हूं 80% या फिर अगर आप देखें 70% प्रॉफिट बुक करके बाकी की पोजीशंस को अगर आप देखें उसका जो एक्सपेंस है वो कम कर लीजिएगा। अगला बड़ा स्विंग आएगा ये 16,060 के ऊपर, याद रखिएगा, स्पॉट। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, फटाफट एक बताइए ट्रेड जहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा हो। बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो सस्टेनेबल ट्रेंड अगर किसी में आ सकता है तो वो टेक्नोलॉजी में आ सकता है, और करंट लेवल से और टेक महिंद्रा मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1460 के करीब ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन डेली बेसिस पे बना है। साथ ही साथ ऑसिलेटर्स में भी एक काफी अच्छा एक रिवर्सल एक्टिविटी का एक फॉर्मेशन आ चुका है। तो ऑन एंड ऑन मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो कम से कम 1550 के लेवल्स दिखा सकता है, और करंट लेवल से अगर मैं खरीदता हूं तो मेरे स्टॉप लॉस लेवल्स रहेंगे तकरीबन 1430 के। सो 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, करंट लेवल से लॉन्ग करना है, 1550 का टारगेट टेक महिंद्रा। ओके जी हाँ, मैं टेक महिंद्रा की कॉल पे ही आ रहा था और आई थिंक आपने टेक महिंद्रा की कॉल जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। लेट्स ब्रिंग मैरिको 491 के स्तर पे टेक महिंद्रा अच्छा करता हुआ डे हाई पर। मैं एक बार कुछ ट्रेड्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो कि और अगर आप देखें अंतिम कुछ मिनटों के लिए एक अच्छा स्विंग दे सकें। राजेश पालविया जी, एक बार जरा आप देखिएगा इंडिया सीमेंट्स को शॉर्ट कवरिंग स्विंग जनरेट होता हुआ यहां पर, नहीं इंडिया सीमेंट्स को भी छोड़ता हूं यहां पर, नॉट एग्जैक्टली। लेट्स ब्रिंग डीएलएफ। आई थिंक यस, डीएलएफ एक मूव जनरेट करता हुआ यहां पर शॉर्ट कवरिंग विजिबल है 328। कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें एक स्विंग ट्रेड के लिए 330 की कॉल रखिएगा। इसने आज एक रिवर्सल दिया है, प्लस अगर आप देखें तो ये 4 मार्च की कैंडल के अंदर एंटर कर चुका है। 330 की कॉल सिर्फ अगले 30 मिनटों के लिए, अगले 20 मिनटों के लिए कैसे अप्रोच करेंगे यहाँ पे 329.40 पे ट्रेड करता है। प्लीज प्रीमियम स्क्रीन पे रखिएगा। राजेश पालवे जी, आपकी राय इस पर 17.30 रुपए। तो बिल्कुल देखिए, रिवर्सल तो बना है स्टॉक में और सारे स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे इनिशिएट होते हुए दिख रही है, क्योंकि अब 16,000 के ऊपर है। तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बीटन डाउन स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में अब ऑलमोस्ट 330 के लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से 330 के लेवल को क्रॉस किया तो ये कॉल ऑप्शन के थ्रू इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 330 की कॉल ऑप्शन अब हो गई 18 रुपए के आसपास, बिल्कुल इसे बाय करें। हमें लग रहा है ये मोमेंटम इसमें 345 तक कंटिन्यू रहना चाहिए, तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 28 रुपए से 30 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 15 रुपए के आसपास। तो 330 की कॉल ऑप्शन डीएलएफ में बाय की जा सकती है 28 और 30 के टारगेट के लिए। ओके, रखिए डीएलएफ को रडार पे। बढ़िया मूव वहां पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रियल एस्टेट अब धीरे धीरे अच्छी सुबुगाहट, अच्छी मोमेंटम पिकअप करता हुआ, कई सारे रियल्टी स्टॉक्स अच्छा मूव दिखा रहे हैं। कोल्टे पाटिल 6.5%, सोभा 4.5%, डीएलएफ तो खैर अभी बातचीत हुई 5.5% का अपटेक। ओबरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज सब 3.5 से 4.5% के अपटेक के साथ अक्रॉस देखिए रियल एस्टेट में अचानक बढ़िया मोमेंटम। कल यही पॉकेट सबसे ज्यादा पिटाई झेल रही थी जब बाजार पिट रहा था, तो रियल एस्टेट में अच्छा खासा प्रेशर था। आज इस प्रेशर से उभरते हुए अब क्लोजिंग सेशन के पास, लेकिन अब यतिन स्टूडियो में अभी नहीं, बहुत देर से हैं, जा नहीं पा रहे थे हम लोग। डीलिंग रूम में क्या चल रहा है यतिन से जान लेते हैं। मूड कैसा है, कितना मूड सुधरा है इस रिकवरी ट्रेड में और क्या पिक्स हैं? यतिन, क्या मूड है? तो इसको टर्न अराउंड ट्यूसडे कह दीजिए आशीष, या मुनाफे का मंगलवार। बहुत ही मच अवेटेड रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड क्लोजिंग के बाद के लिए मार्केट की हेडलाइन में काम आ जाएगा, मुनाफे का मंगलवार या टर्न अराउंड ट्यूसडे। तो जिस हिसाब से बाजार ने आज बखूबी रिकवरी दिखाई है, सोमवार को एक्सपेक्टेड था लेकिन हो नहीं पाया। आज जिस हिसाब से पुल बैक आया है, लगता है ये शायद कंटिन्यूड रहे, क्योंकि कोई बड़े सेल फ्लोज आपको एफआई डेस्क पे नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। और अगर हम डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो लोअर लेवल से 600 पॉइंट
और डैक्स जो कि जर्मनी का इंडेक्स है, जो कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग यूरोपियन मार्केट है, वहां 2.5% की तेजी लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तब थी। तो क्लियरली ग्लोबल रैली है, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। और दो सेक्टर्स जहां आपको नजरें रखनी है शॉर्ट कवरिंग के लिए, ऑटोज और बैंक्स। ऑटोज में पसंदगी डीलिंग रूम्स की है हीरो मोटोकॉर्प। ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं, तो कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन इस लेवल पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और यहां जो है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी भी कर रहे हैं। अगर आप बीटीएसटी कर सके तो 2280 से लेकर 2300 तक के लेवल्स यहां देखने को मिलने चाहिए। ऑब्वियसली पिछले आधे घंटे में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है, तो एक बार स्टॉक कूल ऑफ हो तो आपको बाइंग के मौके मिलेंगे हीरो मोटोकॉर्प में। और आईसीआईसीआई बैंक, ये देखिए ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे फेवरेट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, वैल्यूएशन के लिहाज से भी और फंड इंटरेस्ट के लिहाज से भी। और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि 670 से लेकर 680 तक के लेवल्स यहां देखने को मिलने चाहिए। 650 पे डिस्कस हो रहा था, अभी लगभग 665 का रेट है, तो यहां से भी 15-20 रुपए का अपटिक इस बैंक में आ सकता है पोजिशनली, ऐसा डीलिंग रूम्स को लगता है। ओके, डीलिंग रूम अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक को लेकर काफी बुलिश है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 663 पे, यदि यकीन मानिए आपके आने से पहले अगर आप देखें स्टॉक काफी बार डिस्कस भी हो चुका है। सबसे अगर आप देखें कन्विंस करने वाला स्ट्रक्चर अगर किसी का था और बहुत लेटर अगर आप देखें जिसने किसी डाउनसाइड में पार्टिसिपेट किया वो ये था। यदि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीनवाइल देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव था लास्ट के 30 मिनटों को ट्रेड करने का। डीएलएफ की वो कॉल 17 रुपए 30 पैसे की, अभी अभी आप देखें करीब इंट्राडे में 19 रुपए 90 पैसे का हाई लगा के आई है। तो सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं कुछ स्विंग्स को निकालने की आखिरी की अगर आप देखें आधे घंटे में। ऐसे ही अगर आप देखें, मैं सुबह भी याद रखिएगा यही बात कर रहा था कि आज थोड़ा सा अगर आप देखें उन स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए कि जो रिवर्सल के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। आज फेडरल बैंक की बात हुई थी सुबह सुबह 90 का लेवल यहां पर, और एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को रीगेन करता हुआ अब थोड़ा सा और मैच्योर अगर आप देखें पुल बैक जिसमें आ सकता है उनके बारे में बात करते हैं। श्रीकांत, लेट्स टेक एलएनटी, जिसे कहते हैं ना मोर देन जिसे कहते हैं एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी। आई मीन 200 डेमा से आप लगभग आप समझ लीजिएगा कि 150 रुपए नीचे ट्रेड कर रहे थे। आज की कैंडल ने अगर आप देखें कल की कैंडल को लोवेस्ट जोन को रिगेन कर लिया है 1662 पे। पुल बैक के पर्सपेक्टिव से एलएनटी आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? बिल्कुल, तो देखिए आज निफ्टी में भी कुछ फॉर्मेशन ऐसे ही बना था कि निफ्टी में कल के लो को ब्रेक किया और उसके बाद कल के हाई को भी उसने ब्रेक कर लिया है। तो ये बार रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है और ऐसे फॉर्मेशन में जनरली मार्केट में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आता है और वही ट्रेंड हमने निफ्टी में देखा है। अब इसके बाद हमें लगता है कि उन्हीं स्टॉक्स में बाकी के स्टॉक्स में जहां पे ये फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है वहां पे ऐसे शॉर्ट कवरिंग के ट्रेंड बन सकते हैं। और लार्सन जैसे भी आपने बात की, इसने भी कल के लो को तोड़ा है। कल के जो हाइज थे वो अभी तक क्रॉस हुए नहीं है, लेकिन कल के हाइज थे जो काफी नजदीक के 1667 के, यानी कि 1667 के करीब के हाई है और अभी 1661 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें भी अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। और यहाँ पे अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1630 रुपए का। स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाएगा क्योंकि काफी गिरा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि काफी ओवरसोल्ड है और आरएसआई में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये स्टॉक 30 के मार्क को रीच किया है, यानी कि इसने ओवरसोल्ड टेरिटरी को एक रीटेस्ट किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। सो ऐसे लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद और उसमें अगर कोई कैंडल स्टिक में अगर बार रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तो अच्छी तेजी बनती है। अगर वेरी क्लियर ट्रेड अगर लेना है तो मुझे लगता है कि 1670 के ऊपर इसमें हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, तब आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप देखिए एलएनटी आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ ये अच्छा है। देखिए मैं फिर कहूंगा, मैं सिर्फ अगर आप देखें आखिरी के 20 मिनटों में फोकस कर रहा था। एलएनटी डे हाई पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। एक ऑप्शन स्ट्राइक और लेके आइए और इस पर मैं आई थिंक असित आपकी राय चाहूंगा। एक तो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है आईटी और बिरला सॉफ्ट आज आई थिंक एक 20 डेमा के ऊपर बहुत डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ। मैं बात जब कर रहा हूं ना आपसे, अब यकीन मानिए बहुत सारे मिड कैप आईटी अच्छा कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब मेरे को स्ट्राइक तो नहीं मालूम, लेकिन बिरला सॉफ्ट की जो नियरेस्ट स्ट्राइक है उसका प्रीमियम लेके आइएगा। आज ये स्टॉक लगभग आप समझ लीजिएगा कि 19 जनवरी के बाद थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन है जो अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिरला सॉफ्ट की कॉल रखिएगा नियरेस्ट स्ट्राइक।
असित, अगर आप एनालाइज कर पाए हो, देखिए बात करते करते 1 रुपए का स्विंग आ गया इस स्टॉक में। बिरला सॉफ्ट की प्लीज 450 की कॉल रखिएगा, प्रीमियम उसका क्या ग्रैब करना चाहिए बिरला सॉफ्ट की 450 की कॉल को असित? आई थिंक गुरु जी इसको ले सकते हैं क्योंकि लोअर लेवल में पुट एडिशन काफी अच्छा है। अगर देखोगे तो 400 से लेकर 440 तक लगभग 1 लाख पुट आर हुआ है, मे भी 1,20,000, और मेरे हिसाब से 460 में इन द मनी पुट राइटिंग भी थोड़ा हो रहा है। अगर थोड़ा कंजर्वेटिव है तो 460 का कॉल ले सकते हैं। आई थिंक 460 का कॉल इज अराउंड 20 रुपीज, और दिस इज 450 का 23-24 रुपए चल रहा है। आई थिंक 460 का कॉल थोड़ा ले सकते हैं, बट मोमेंटम अच्छा है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये ट्रैक्शन दे रहा है, आईटी भी अच्छा मूवमेंट दे रहा है, तो इट कैन हैव ए डिसेंट रैली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16, मे बी फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 30, बट बिरला सॉफ्ट इज लुकिंग गुड। यस, आईटी में बिरला सॉफ्ट अच्छा लग रहा है, और बिरला सॉफ्ट तो मेरे ख्याल से किसी की आज कॉल भी थी। बिरला सॉफ्ट सतपुते साहब की कॉल थी सुबह, और सुबह ट्रेड पकड़ा था तो बढ़िया पैसा बन रहा है। वो सुबह आज मेरे ख्याल से ओपनिंग के बाद वो ट्रेड लिया था पहला सौदा में, तो उसमें अच्छे गेन से, और अभी फिर से पसंद आ रहा है बिरला सॉफ्ट एक्सपर्ट्स को, यानी कि और उस ट्रेड पे और बुनाई हो सकती है मुनाफे की। अच्छा, जेके सीमेंट जरा स्क्रीन पे लेकर आइए, क्या पिटाई चल रही है स्टॉक की। जेके सीमेंट्स कल 11% गिरा था, अब 6% की कमजोरी के साथ फिर से कामकाज करता हुआ। और जरा वो डायरेक्टर साहब लंबा चार्ट और उसमें दिखाइए जरा ये बार्स बना बना के, तो आपको समझ में आया किस तरह से डीप गश है और किस तरह से वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक की पिटाई हो रही है। पहले इस पर टेक्निकल व्यू ले लेता हूं। रचना जी, जेके सीमेंट जरा देखिएगा, क्या दबाव के साथ ट्रेड और किस तरह से वॉल्यूम स्पाइक हो रहे हैं, क्या हो रहा है स्टॉक में मैम? 2200 पे आ गया ये स्टॉक, 3800 ऑलमोस्ट 4000 के लेवल्स पे दिखता था। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे जो गिरावट आई है वो थोड़ी और फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। आजू बाजू में एक सपोर्ट है 2170 के आसपास है सपोर्ट, पर मेरे हिसाब से वो टूट जाएगा। और जैसी हमने गिरावट देखी है पिछले 2 दिन में, ऐसी थोड़ी और फर्दर एक बार ही दिखे और ये काउंटर अगर 2100 या तो 2050 के आसपास जाए तो फिर कहीं पे पुल बैक का चांस बनता है। तब तक जो शॉर्ट लोग हैं उन लोगों को एसएल ट्रेड कर लेना चाहिए और 2280 के आसपास एसएल को लगा के कंटिन्यू करना चाहिए ऑन द डाउन मूव। और गहराएगा तो थोड़ा सा बच के रहिएगा स्टॉक से। इस पर अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, हो गया डिटेल में बढ़िया सी रचना जी ने बता दिया, फंडामेंटल व्यू नहीं लेके, क्योंकि अब समय निकल रहा है, 3:15 के ऊपर हो गया है। मोमेंटम ट्रेड्स लेके जाएं सारे एक्सपर्ट्स के पहले, ताकि अगर आप पंच करना चाहें तो समय तो रहे आपके पास। बहेती साहब से शुरू कर रहा हूं, काफी देर से बहेती साहब के पास गया नहीं हूं। बहेती साहब, मोमेंटम कॉल कह लीजिए, बीटी एसटी एसटीबीटी कह लीजिए, क्या रडार पे है? पे टाटा पावर है रडार पे। आज जिस हिसाब की कैंडल बनी है, पिछले 3 दिन का फॉल आज उसने एक ही कैंडल में ऑलमोस्ट निगेट करने की पूरी कोशिश की है। स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर आज क्लोज देने में अभी तक सफल है, और जो ओआई बिल्टअप दिख रहा है स्टॉक में वो काफी पॉजिटिव की तरह दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 222 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 235 के लिए। पावर को रखिएगा रेडार पर, टाटा पावर पसंद आ रहा है। और मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ता है किसी पावर स्टॉक पे आज सुबह भी चर्चा हुई थी, मेरे ख्याल से कोई दूसरा स्टॉक था। गाबा सर, एचसीएल टेक आपने शुरुआत में एक बढ़िया ट्रेड दिया, अब क्या कुछ कैरी करके जा रहे हो? और ये एक बात और बताओ आप, ये इंट्राडे जो बढ़िया रिकवरी है निफ्टी पे, आज ओवरनाइट कैरी करोगे? आप बहुत दिन से कुछ कैरी नहीं करके जा रहे हो। आज मैं कोई कैरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है 15,850 का भी स्टॉप लगाकर चले तो कैरी कर सकते हैं, अपनी मिलना चाहिए कर, बिल्कुल। लेकिन मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, रीजन कुछ और है, थोड़ा बिजी हुई कल सुबह, तो मुझे लगता है मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप कल सुबह हो नहीं क्या शो में? एक मिनट, आज कल सुबह शो में नहीं हो? सुबह हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बिजी हूँ मैं तो इसलिए मुझे कल नहीं कैरी करना है। ठीक है, अच्छा कोई स्टॉक मल्टीटास्किंग होता है ना, मल्टीटास्किंग में। एनीवे स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त, वो है आईटी क्षेत्र से, और वो है विप्रो। और विप्रो को ध्यान देना चाहिए, बहुत बढ़िया सेटअप है। 577 या 580 का एक स्टॉक लाकर चलिए, बस 600 का टारगेट नजर आता है विप्रो।
विप्रो में अगर आप देखें आपको 600 का टारगेट नजर आ रहा है, 587.65 पे ट्रेड कर रहा है। असित, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? और मीनवाइल बिरला सॉफ्ट की वो कॉल 24 की 26 बिक गए, तो एक दो छोटे से स्विंग अगर आप देखें हम क्लोजिंग में निकालने की कोशिश कर रहे थे। देखिए कुल मिला के थीम यही है कि क्या आप ओवरनाइट रिस्क लेंगे। असित, आप क्या ओवरनाइट रिस्क लेंगे? आप कुछ लॉन्ग साइड पे कैरी करेंगे और कन्विक्शन आ रहा है तो किस पर है आपका, बताइए। I think Virenji, अगर somebody who is already in the money, let's say 33,000 का कॉल ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, उन लोगों को कैरी करना चाहिए। मेरे हिसाब से ट्रैक्शन जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में आ रहा है, मैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को देख रहा था, थोड़ा क्रिटिकल लेवल्स को क्रॉस कर रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि पोजीशन साइजिंग इंडिविजुअल का क्या रहना चाहिए, बट आई थिंक वी शुड कैरी। I am carrying Bank Nifty calls and somehow मुझे लगता है कि Bank Nifty में thanks to HDFC Bank as long as it is above 1320, we will see 1350 का level and that will take Bank Nifty higher. So मैं HDFC Bank का मेरा position है in terms of the call है 1320 का stop loss for a target of 1355. ओके, आप एचडीएफसी बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पे फोकस करते हुए और आपका कन्विक्शन एचडीएफसी बैंक पे बन रहा है। आपका एचडीएफसी बैंक पे कन्विक्शन बन रहा है और याद रखिएगा बैंक निफ्टी ने आज क्या किया है। आज बहुत देखिए कैंडल रिवर्सल की सारी डेफिनेशंस तो पूरी नहीं करी है, लेकिन बट स्टिल आपने अगर आप देखें आज कल की बॉडी को बहुत हद तक, हालांकि देखिए भी समय बाकी है 10 मिनट का, काफी स्ट्रांगली कवर किया है। श्रीकांत, आपका कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए? ओके, तो मुझे लग रहा है कि टीसीएस पे फोकस करना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी के ऊपर, और उसका रीजन यही है कि इसने काफी अच्छा एक बॉटमिंग फॉर्मेशन किया है और बाजार के विपरीत चला है। जब मार्केट गिरा था तो इसमें एक हायर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया है और एक स्विंग हाई भी क्रॉस हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो करेक्टिव पैटर्न था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इतने दिनों से जो ये सेलिंग प्रेशर झेल रहा था, मुझे लगता है कि वो शायद सेलिंग प्रेशर एंड होने के बाद ये स्टॉक एक बार शायद 3800 के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले शायद कुछ दिनों में। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 3670 से लेकर 3680 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो 3570 का स्टॉप लॉस रखे और 3600-3605 में से लॉन्ग करके चले। हाँ भाई, टीसीएस को रखिए रडार पे। टेक महिंद्रा पहले श्रीकांत ने दिया था, अब टीसीएस आईटी सबको बहुत भरपूर पसंद आ रहा है। अच्छा, टीसीएस के लिए मुझे याद पड़ता है आज हो गई 8, कल से वो बायबैक की ऑफर की शुरुआत हो रही है, तो अब वो टेंडर करने का समय ध्यान रखिएगा। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक 4,500 रुपए पे, और 22 या 23 फरवरी थी रिकॉर्ड डेट, तो जिन लोगों के पास उस दिन था वो शेयर, वो लोग यहां पे टेंडर कर सकते हैं। तो 18,000 करोड़ रुपए मतलब टीसीएस के चौथा बायबैक और अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड का बायबैक ये करने जा रही है। 3600 पे इस समय खड़ा हुआ है स्टॉक। मानस, कौन सा स्टॉक रडार पे कुछ कैरी करके जाना चाहते हो आप? बिल्कुल कैरी करके जाएंगे और ऑटो क्षेत्र पे ही मेरी नजर है। तो अब मैं समझता हूँ कि हीरो मोटोकॉर्प को लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है और पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंड बैक देखने को मिल सकता है। इसलिए 2219 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे 2325 के टारगेट के लिए। तो यही एक बीटीएसटी कॉल है। मारुति की चर्चा हुई थी और ये सब वो पॉकेट्स है जो जितना ज्यादा पिटी थी उतना स्ट्रांगली आज रिबाउंड करती हुई नजर आ रही है। रियल एस्टेट पिटा था, रियल एस्टेट चलना शुरू हो गया। बैंक्स में प्रेशर था, बैंक्स में प्रेशर ईज ऑफ हो रहा है, एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि शायद फर्दर लेग्स हो सकते हैं इस रिकवरी के। ऑटोज में सबसे ज्यादा दबाव था, ऑटोज में अब एक्सपर्ट्स को पिक्स नजर आ रही है, तो हीरो मोटोकॉर्प को भी रखिए आप लोग रेडार पे। रचना जी, क्या ट्रेड है? मेरा ट्रेड जो है वो इस वक्त ओवरऑल रियलिटी में है और यहाँ पे हम बीटीएससी करेंगे तो 820 के नीचे ऐसे लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे टारगेट हमारा हो सकता है 845, 850 एंड इवन 865 की तरफ ये कल जाता हुआ दिख सकता है। कल मार्केट में सुबह एक पुलबैक आना चाहिए जिसके बाद सेकंड लेग ऑफ अप मूव शुरू होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये एसएल वगैरह को डिजाइन करा हुआ है। और दूसरी बात की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे नजर रखनी चाहिए और जैसे जैसे 10 तारीख नजदीक आ रही है बीपीसीएल एटसेट्रा स्टार्टेड मूविंग। ओके, ओवरऑल रियल्टी आपका कन्विक्शन ट्रेंड है। राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा कल मॉर्निंग के लिए, क्या कैरी करेंगे? इस बीच थोड़ा सा कमेंट्री आप निफ्टी पे कीजिएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पे, प्लीज निफ्टी का आज का चार्ट लेके आइए, कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए।
हालांकि जब आप टेक्स्ट बुक कैंडल रिवर्सल देखेंगे तो शायद आपको ये डेफिनेशन पूरी नजर ना होती जाए, क्योंकि एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल के लिए आपको पिछले सेशन के लो के नीचे खुलना होता है और सिंक करना होता है। बट बहुत हद तक ये कैंडल अगर आप देखें, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल रिवर्सल की अगर आप देखें भूमिका में एक पॉइंट है और वो है 16,060, वो बड़ा क्रिटिकल रहेगा। कल मॉर्निंग में अगर उसके हम ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली ये कॉल राइटर्स को पुश करेगा पीछे की तरफ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो कॉल अगर आपके पास है 16,100 की, रणनीति के तौर पे और कुछ मत कीजिए, सिर्फ अगर आप देखें उस कॉल को रखिए और 50% प्रॉफिट बुक करके घाटे जाइए, बाकी 50% से कल अप्रोच करेंगे। राजेश पालिया जी, आपकी अप्रोच क्या होगी आज की निफ्टी की क्लोजिंग की और क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? तो देखिए, बिल्कुल निफ्टी ने आज जिस तरीके से लोअर साइड से रिकवरी दी और 16,000 के ऊपर ट्रेड करके क्लोज करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। निफ्टी फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गैप थी वो फिल होते हुए दिखना चाहिए कल ओपनिंग में, और 16,160 180 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखना चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और अगर उस लेवल को सरपास करता है तो जैसा रचना जी ने बोला कि सेकंड लेग ऑफ अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कल की ओपनिंग में एक बार 16,150 से लेकर 16,180 की रेंज में मार्केट ओपन होते हुए दिख सकते हैं। तो जो भी पोजीशन है वो कैरी की जा सकती है। यहाँ से स्टॉप लॉस जो होगा निफ्टी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो होगा करीब 15,950 के आसपास, और जैसा आपने बताया कॉल ऑप्शन वो भी कैरी की जा सकती है 50% बुक करके। अगर मल्टीपल नोट्स है तो उसको भी कैरी करना चाहिए, क्योंकि अब 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है ये मोमेंटम इसको 33,500 की तरफ भी बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेकंड राउंड में हमें लगता है कि कल ओपनिंग में आते हुए दिख सकता है। तो और फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है बैंकिंग फाइनेंशियल में, तो हमें लगता है कल कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ पे अपसाइड का ओपनिंग में देखने को मिल सकता है। अभी जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। ये स्टॉक में देखें तो इन वोलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक अपने 50-डे मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से एक सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना है, हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं। 47.35 47.37 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कल तक के टारगेट इसमें आना चाहिए, करीब 48.20 तक की अपसाइड अपोलो हॉस्पिटल में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 4695 के आसपास। ओके, अभी आशीष के पास वॉल पर चलने का वक्त आ गया, लेकिन उससे पहले जस्ट एक चीज पर राजेश पाली जी जवाब दीजिएगा, माना साहब जवाब दीजिएगा। अभी राजेश जी ने अपना व्यू कंप्लीट कर लिया। कोफोर्ज का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आप इसके 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। प्लीज डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर एक तरफ कोफोर्ज रखिएगा और इसकी 5,000 की कॉल रखिएगा। 48.32 पे एग्जैक्टली अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटता हुआ रूपी को आप देख ही रहे हैं। 152 पे इसकी कॉल ट्रेड कर रही है 5,000 की। हाँ या ना, एज अ एग्रेसिव ट्रेडर इस स्विंग को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल लेके जाएंगे। देखिए ये कल ही इसने इंडिकेशन दे दी थी जब स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तभी ऐसा लग रहा था कि अब वो 100 मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जो कि 5,000। तो आपका टारगेट बिल्कुल सही है, वहां तक आपको भाव बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो 5,000 का कॉल ऑप्शन जो कि 157 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 120 का स्टॉप लॉस रखे तो कुल मिला के करीब 30-35 रुपए का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ 250 से लेकर 275 तक के भाव आपको कोफोर्ज के 5,000 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। चलिए आशीष के बाद चलते हैं वॉल पे। आशीष, ओवर टू यू। ओके, अच्छा जब क्लोज होने की तैयारी हो रही है ध्यान रखिएगा, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट, नैस्डैक और एसएनपी में हल्के हरे निशान के साथ कामकाज। तो कल एसएनपी का वर्स्ट डे था अक्टूबर 2020 के बाद, जब 3% गिरा था, और आज शायद अब तक लग रहा है कि हरे निशान में यूएस मार्केट शाम को कामकाज करते हुए नजर आएंगे। कच्चा तेल $126 हम आज के सेशन में डाइजेस्ट करके जा रहे हैं। मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, कल सुबह 21 तक वो स्क्रीन बदलेगी, वो आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत होगी। तो हम फ्लैट से स्लाइटली इन ग्रीन देख के चल रहे हैं यूएस मार्केट्स को, और क्रूड आपकी स्क्रीन पर डाइजेस्ट करने के लिए। चलिए अब जरा वॉल पे चला जाए डायरेक्टर साहब। बेहतर सेशन आज का, दिन के लोज से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, बढ़िया रिकवरी दिखाने की कोशिश करी भारतीय बाजारों ने। तो जरा निफ्टी और जरा अपना वो इंडेक्स का हीट मैप लिखाइए डायरेक्टर साहब, ये मार्केट क्लोजिंग के आगे बढ़िए। कोई दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, डायरेक्टर साहब ने ये दिखा दिया, ठीक है।
तो बढ़िया इंटरडे की लोज से रिकवरी, हमने 670 मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का दबाव दिन के लोज पे भारतीय बाजारों में था। वो 200 पॉइंट के दबाव के सामने आप देखिए फाइनली 150 पॉइंट की मजबूती, मोटा मोटी दिन के लोज से 350 पॉइंट की निफ्टी में रिकवरी। ऐसे ही निफ्टी बैंक स्क्रीन पे दिखाइएगा, निफ्टी बैंक में भी एक समय 700 पॉइंट के दबाव के साथ हम कामकाज कर रहे थे और वो 700 पॉइंट के दबाव के सामने निफ्टी बैंक फाइनली क्लोज होने जा रहा है 320 पॉइंट ऊपर, 1000 पॉइंट का दिन के लोज से एक बढ़िया स्विंग, एक बढ़िया रिकवरी आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो नेट हुआ क्या, 4 दिनों के दबाव के बाद आज 5वां दिन था जब हम प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे थे, वहां से रिवर्सल हुआ। तो 4 दिनों के दबाव के बाद फाइनली एक हरे निशान के साथ क्लोज की तैयारी, 16,000 के शायद हम ऊपर क्लोज होते हुए नजर आए। वो इंडेक्स वाला अगर दिखा सके नेक्स्ट आप तो वो दिखाइएगा, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। निफ्टी 1% का उछाल, निफ्टी बैंक पे दिन के लो से जबरदस्त रिकवरी, फाइनली 1% की मजबूती के साथ इन लाइन परफॉर्म करता हुआ, स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस ऑफ लेट। उसके बाद निफ्टी आईटी आज का हीरो था, 2.5% की मजबूती और इंडेक्स दिन भर तेजी दिखाता हुआ दिन के हाईज पर जाके इस समय क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अब दिखाइए निफ्टी, अच्छा एडवांस डिक्लाइन एक बार 3:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ब्रेथ डिटोरिएट होती चली गई थी। इनफैक्ट कल की ट्रेडिंग सेशन में एक बढ़ने वाले के सामने 5 दबाव में थे, उसके सामने आज रिवर्सल है। 3:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। मंगलवार का दिन, मंगल स्क्रीन, बढ़िया स्क्रीन आपके सामने। जरा दिखाइए वो हीट मैप निफ्टी 50 का। तो आज जब कामकाज की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ कमोडिटी प्लेस थे जो थोड़ी बहुत हरकत में थे, वो फिजल आउट हो गया रैली। दिखाइए हीट मैप 50 स्टॉक्स एक्स्ट्रा निफ्टी के क्विकली, तो वहां पे देखिएगा आप कहां से मोमेंटम आया। आईटी में टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे स्टॉक्स, विप्रो, एचसीएल टेक, सारा आईटी पैक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। ये आज के हीरो थे। इस शो की जब आपने शुरुआत करी थी उससे थोड़ा सा पहले से फार्मास्यूटिकल्स ने सॉलिड मोमेंटम पकड़ा, तो सन फार्मा, वो सिप्ला, उधर डॉक्टर रेड्डीज लैब, दिवीज लेबोरेटरीज, ये सारे वो स्टॉक्स थे जो बढ़िया मूव दिखाने में कामयाब है। तो जो डिफेंसिव बेट्स थी या कह लीजिए एक्सपोर्टिंग कंपनीज थी, रुपए की कमजोरी का फायदा भी कह लीजिए एक टेलविंड के तौर पे, ये दोनों स्वीट पॉकेट्स थी। पर दिन के दौरान जो फाइनल लेग आया जिसके चलते हम 16,000 के ऊपर जाने में कामयाब हुए, वो बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स में मोमेंटम आया। अब बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स में देखिए आपकी स्क्रीन पर आएंगे तमाम इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया मूव आता हुआ, कोटक हरे निशान में बंद होता हुआ, ये एचडीएफसी लिमिटेड फाइनेंशियल्स में अच्छा मूव दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। सारे के सारे बजाज फिंस, बजाज फिंस और बजाज फाइनेंस वो स्टॉक थे जो कल बड़ी कमजोरी के साथ बंद हुए थे, वहां से एक बढ़िया हरे निशान के साथ कामकाज, और सारे के सारे स्टॉक्स दिन के लोज से रिकवरी दिखाने में मदद करते हुए नजर आए। दबाव में क्या था, जो पॉकेट कल एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी, वो कमोडिटी प्लेस, हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, रिलायंस, ये सारे वो कमोडिटी स्टॉक्स थोड़ा सा प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। ऑटोज में सिलेक्टिवली कुछ हद तक बाइंग आई, लो लेवल से रिकवरी थी, कुछ स्टॉक्स तो इन ग्रीन नजर आएंगे आपको ऊपर की तरफ। टाटा मोटर्स, आइशर थोड़े से लेगार्ड के तौर पे थे, पर ऑटोज में भी जब लो लेवल से मोमेंटम पिकअप हुआ तो इंट्राडे में एक रिकवरी देखने को मिली। एसबीआई फाइनली फ्लैटिश टेरिटरी में बंद होता हुआ नजर आया। ये स्टॉक इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, इस पर नजर रखेंगे। फाइनल क्लोज इंडेक्स वाली प्लेट फिर से दिखाइएगा। फाइनल क्लोज 16,000 के ऊपर, 150 पॉइंट की मजबूती। मेरे ख्याल से प्रोविजनल से अब हम लोग फाइनल क्लोज की तरफ बढ़ चुके हैं। दिन के लोज से 340 अंक की रिकवरी के साथ 16,013 पे भारतीय बाजार बंद होते हुए, और जाते जाते एक्सपर्ट्स की कमेंट्री या सुबुगाहट दे रही थी कि शायद फर्दर लेग्स हो सकते हैं इस रिकवरी। फिंगर्स क्रॉस कल की ट्रेडिंग सेशन की, लेकिन वीरू बताएंगे वायदा बाजार में कैसा हाल रहा। वीरू जी आशीष, देखिए वो स्टॉक्स जो कि एक सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके जा रहे हैं अपने साथ हर अक्रॉस द सेक्टर, आप देखें या देखिए ऑटोमोबाइल्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला, स्ट्रॉन्ग पुलबैक था लेकिन शॉर्ट कवरिंग। बैंकिंग में आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक शॉर्ट कवरिंग। कैपिटल गुड्स में बीएचएल में, पॉलीकैब में, क्रॉम्पटन में शॉर्ट कवरिंग यहां देखने मिली। सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग थी। देखिए इस पूरे पुलबैक का आज के लगभग समझ लीजिएगा कि आप 300-325 के पुलबैक में शॉर्ट कवरिंग बड़ा अंश था। सीमेंट शॉर्ट कवरिंग, इंडिया सीमेंट, शीट सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे एक रीजनेबल बाइंग नजर आई आशीष, जहां पे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, लॉन्ग थे। आईजीएल हो गया, गुजरात गैस हो गया और एमजीएल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें मोमेंटम ठीक ठाक नजर आया। उसके बाद अगर आप देखें मीडिया स्पेस में पीवीआर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए।
डॉक्टर लाल पैथले में थोड़ी सी अगर आप देखें आज बाइंग नजर आई आशीष, और यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा लॉन्ग पोजिशंस ऐड हुई। बाकी अगर आप पूछें कि सबसे फर्म और सबसे अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहा था, तो वो था आईटी में आशीष, एलटीटीएस, बिरला सॉफ्ट, इंटेलेक्ट, माइंडट्री, एलटीआई, कोफोर्ज, टीसीएस, सब में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है आज के इस सेशन में आशीष। चलिए, बढ़िया क्लोज होती हुई भारतीय बाजारों की एक बढ़िया रिकवरी आज सेशन में देखने को मिली। एक्सपर्ट से विदाई लेने का समय। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, बढ़िया स्टॉक पिकिंग करने के लिए, इस रिकवरी ट्रेड में भरपूर फायदा कराने के लिए। वीरू और मुझे दीजिए इजाजत। अब हम लोग की मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में। तो कल देखते हैं ओवरनाइट किस तरह से व्यूज बदलते हैं, क्यूज बदलते हैं, और उसके बाद एक फ्रेश रणनीति और सारा बढ़िया बाजार कर रहा है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पर दीपाली जुड़ेंगी जो लेकर आएंगे आपके लिए कमोडिटी राउंड। नमस्कार।